गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? कैसे हैं आप लोग? विजय, हिना, गुड आफ्टरनून हिना, तापेश्वर, विजय और हिना। अभी 3 ही स्टूडेंट आए हुए हैं, बाकी देखते हैं और भी आते रहेंगे अभी। यूपी पीसीएस का दोस्तों ये बैच है। रजनीश ज्वाइन। जुड़ते जाइए तेजी से। 1 मिनट वेट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है। बस 1 सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। कैसे सभी? आलोक, हिमांशु, रजनीश, गुड आफ्टरनून हिमांशु। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी क्लास के बारे में कि 2 बजे क्लास है। आई थिंक ग्रुप में दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ओके ओके ओके, चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस क्लास का इंट्रोडक्शन दे दूं, या पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि दोस्तों पहले हम अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दें। देन उसके बाद दोस्तों फिर हम क्लास का इंट्रोडक्शन देंगे आपके सामने, और फाइनली दोस्तों हम लोग क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन जो आपके सामने है। आ, हम लोग दोस्तों ऐसे गुजरना पड़ता है, हम लोग को ये करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक स्पेशल क्लास में ये फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। तो हर एक फ्री क्लासेस में दोस्तों हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे न्यू हैं। तो जो बच्चे जानते हैं उनको तो एक किनारे कर देते हैं दोस्तों, उनको ये मान के चलते हैं कि हमारा उनका एक इंट्रोडक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा उनका एक परिचय हो जाए। ओके, तो दोस्तों आइए हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये मेरा नाम है जावेद फारूकी, ठीक है। ये दोस्तों मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, एजुकेशनल या एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई के दौरान दोस्तों हासिल किया। मैं यूजीसी जेआरएफ हूँ इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। यूजीसी जेआरएफ आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जेआरएफ एक परीक्षा होती है जो राष्ट्रीय लेवल की दोस्तों भारत अखिल भारतीय स्तर पे एक परीक्षा कराई जाती है यूजीसी जेआरएफ की। इसमें दोस्तों मैंने इस परीक्षा को पास किया। इसके बाद दोस्तों मैंने सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान मैंने 2009 एंड 10 में दोस्तों 2 बार इंटरव्यू के दौर से गुजरा हूँ। 2 बार इंटरव्यू दिया मैंने यूपीएससी का। इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ाने का फैसला लिया, और सिविल सेवा की तैयारी के दौरान के बाद दोस्तों मैंने सिविल सेवा के क्षेत्र में अध्यापन के बारे में सोचना शुरू किया। और पिछले 8 वर्षों से लगातार 2013 के से लगातार दोस्तों मैं सिविल सेवा के क्षेत्रों में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, और बच्चों को दोस्तों सिविल सेवा में मार्गदर्शन दे रहा हूँ।
8 years टीचिंग एक्सपीरियंस विथ वेरियस इंडियाज रिनाउंड एंड लीडिंग इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों भारत के जितने भी कुछ प्रमुख संस्थान हैं वहाँ पर मैंने अपनी कक्षाएं में ले रहा हूँ, वर्तमान में भी ले रहा हूँ कुछ ऑफलाइन क्लासेस। बट दोस्तों इस समय चूंकि लॉकडाउन है, सभी जगहों पे कहीं पे भी क्लास नहीं चल रही है। जय हिंद देशो। तो दोस्तों फिलहाल मैं अनअकैडमी पे नहीं, फिलहाल ही नहीं बल्कि दोस्तों अब मैं परमानेंटली अनअकैडमी का पार्ट हूँ। ओके दोस्तों, करीब 200 से ज्यादा मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, वालेकुम सलाम नूरजहां, 200 से ज्यादा पढ़ाए हुए बच्चे दोस्तों करीब हमारे सेलेक्ट हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पर दोस्तों अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ओके, एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। दोस्तों मैं जल्दी ही हिस्ट्री ऑप्शन लेकर के आ रहा हूँ। ये मान के चलें कि नेक्स्ट मंथ से दोस्तों हिस्ट्री ऑप्शनल मेरी शुरू हो रही है क्लास, जुलाई से। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पिछले दोस्तों 8 वर्षों से लगातार मैं हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज यानी कि दोस्तों सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास, सोशल इश्यूज यानी कि सामाजिक मुद्दे, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय एंड करंट अफेयर्स की दोस्तों क्लासेस दे रहा हूँ। ओके, तो ये दोस्तों हमारा एक सामान्य सा परिचय हो गया। आपका परिचय आपके जरिए आपसे ग्रुप के थ्रू होगा दोस्तों, जहाँ पे चाहे तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, अगर जो नए बच्चे हैं वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको मैं 1 सेकंड के लिए बस आप लोग वेट कीजिएगा। ये ग्रुप है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हमारे स्पेशल क्लास की आपको जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, ये खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे हमारी फ्री क्लासेस देखने के लिए आते हैं या स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आते हैं। फ्री नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसको स्पेशल बोलेंगे, क्योंकि वो स्पेशल क्लास ही होती है। उसके लिए स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं। तो इस क्लास को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, इस लिंक को से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको समय समय पे मेरे द्वारा ली जाने वाली जो भी क्लासेस होंगी, जो स्पेशल क्लासेस होंगी दोस्तों, उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओके, इसके अलावा अगर कोई रिलेटेड कंटेंट है, सिविल सेवा की तैयारी से संबंधित कोई क्वेरीज है, आपको तैयारी का मार्गदर्शन कैसे करें, मतलब मार्गदर्शन क्या है, आप कैसे आप किस मार्गदर्शन को फॉलो करें दोस्तों, वो सारी बातें जो है आपको इसमें, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो उस ग्रुप के थ्रू दोस्तों हम लोग जुड़ सकते हैं। ओके, ये तो हो गया दोस्तों एक हमारा सामान्य सा परिचय, जो एक परंपरा है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर जब नई क्लास लेकर के आते हैं तब तक इंट्रोडक्शन देते हैं, आपके सामने रखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड थिंग दोस्तों ये कि आज हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे किस कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं, किन मुद्दों पे बात करेंगे, और कैसे दोस्तों हम लोग अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे पाएंगे, धार दे पाएंगे। तो वैसे तो दोस्तों ये बैच, ये जो क्लास है दोस्तों आज का, ये यूपी पीसीएस को डेडिकेटेड है। दोस्तों ये जो क्लास है आज का, ये वैसे तो यूपी पीसीएस 2019 एंड 2020 मेंस को ध्यान में रख करके दोस्तों बनाया गया है। ओके, लेकिन दोस्तों भले ही यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके बनाया गया है, आप लोगों को पता है, जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं या दोस्तों जो मुझसे पढ़ चुके हैं, वो ये जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी में दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता हूं। मैं करता नहीं हूं जानबूझ कर, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दोस्तों मैं आपको डिलीवर कर पाऊं, ज्यादा चीजें बता पाऊं। इसीलिए दोस्तों यूपीएससी के लेवल पे भी, यूपी पीसीएस के लेवल पे भी दोस्तों जो टॉपिक्स मैं लेकर के आऊंगा, वो उसकी जो डील होगा दोस्तों, वो यूपीएससी लेवल से कम नहीं होगा, 1% भी दोस्तों कम नहीं होगा। इसलिए जो बच्चे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी दोस्तों ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही दोस्तों बता दिया कि यूपीएससी यूपी पीसीएस 2019 और 2020 मेंस को ध्यान में रख करके इसे तैयार किया गया है। लेकिन मैंने बताया कि यूपीएससी, आने वाले जो भी यूपीएससी के एग्जाम है, चाहे 2020 का एग्जाम हो, 2021 का एग्जाम हो, जो भी मेंस का एग्जाम होगा दोस्तों, वो यूपीएससी में भी से फायदा करेगा आपके लिए।
दोस्तों टॉपिक का नाम है गांधीवादी विचारधारा एवं गांधीवादी विचारधारा एवं जन आंदोलन, ये टॉपिक का नाम है दोस्तों। कोर्स का नाम है चक्रव्यूह मंथन। देखिए कोर्स का नाम ऐसा क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं। चक्रव्यूह मंथन दोस्तों कोर्स का नाम है। इसके पीछे दोस्तों नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक है। एक्चुअली दोस्तों इसमें हम करते क्या हैं कि एक क्लास दोस्तों मेरी कल भी हुई थी और एक क्लास दोस्तों आज भी हो रही वाली। इसमें करते ये हैं कि एक दिन किसी पर्टिकुलर डे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोस्तों हम लेकर के आते हैं आपके पास। पहले हम टॉपिक को पढ़ाते हैं दोस्तों, टॉपिक को क्लियर करते हैं, टॉपिक का एनालिसिस करते हैं, टॉपिक को दोस्तों हर तरीके से तैयार कराते हैं और अगले दिन दोस्तों उस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्नों पे दोस्तों बात करते हैं। कुछ चक्रव्यूह, प्रश्न का मतलब चक्रव्यूह, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें से बनते आए हैं या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहां दोस्तों ये प्रश्न ही क्या है, चक्रव्यूह है। और चक्रव्यूह को तोड़ना ही दोस्तों आज का मकसद है। इस चक्रव्यूह को भेद देना ही आज का मकसद है, आज का दोस्तों उद्देश्य है। तो कल मैंने कुछ क्लासेस ली थी जिसमें दोस्तों हमने कुछ टॉपिक को डील किया था। आज उन टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग क्लियर करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो बच्चे कल क्लास लिए हुए थे, जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, उन प्रश्नों को वो कितना सॉल्व कर पाते हैं। नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो हम फिर से उन्हें उस पर कोशिश करेंगे कि उन्हें हम उसकी फॉर्मेटिंग करा सकें आपको और उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से बात कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया था, आप लोग को याद आ रहा है? कुछ बच्चे थे कल की क्लास में, आप में से कोई था क्लास में? ओके, कल मैंने दो टॉपिक कराया था दोस्तों। एक तो गांधीवादी विचारधारा में, इस दोस्तों इस टॉपिक के दो पार्ट हैं, गांधीवादी विचारधारा एवं जन आंदोलन, दो पार्ट है दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में हमने गांधीवादी विचारधारा के पार्ट में हमने आपको दोस्तों गांधी जी की जीवन, वैसे तो गांधी जी दोस्तों खुद अपने आप में मैंने बताया था कि एक विचार है। गांधी अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में दोस्तों एक विचार है। तो इस दौरान दोस्तों मैंने गांधी जी के, वैसे तो बहुत सारे विचार है दोस्तों, गांधी जी के को विचारों में बांट पाना मुश्किल है और उनको हम लोग कई दिन अगर पढ़ते रहे दोस्तों तो गांधी जी के विचारों को हम कभी भी दोस्तों उन्हें इतना आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसके लिए हमें 6 घंटे चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों कल के 2 घंटे में हमने गांधी जी के कुछ विचारों पर चर्चा की थी और जो इंपॉर्टेंट थे विचारों को पहले उनको चर्चा कर लिया था। जैसे दोस्तों, जैसे हमने गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा और गांधी जी की दोस्तों आर्थिक विचारधारा पे चर्चा किया था। ठीक है ना, आर्थिक विचार पे चर्चा किया था। हाँ, बेसिकली दोस्तों गांधी को अगर जानना है, बेसिकली अगर गांधी जी को जानना है तो गांधी जी को दोस्तों दो पक्ष हैं उनके व्यक्तित्व के। गांधी जी के व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक में दोस्तों गांधी जी नैतिकता सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है ना, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं बातों को गांधी जी फिर व्यवहारिक आधार पे भी दोस्तों क्या करते हैं, सत्य साबित कर देते हैं। यही गांधी की दोस्तों विलक्षण प्रतिभा है। जैसे दोस्तों गांधी के लिए जो अहिंसा या सत्याग्रह का विचारधारा है वो आध्यात्मिक भी है, वो दोस्तों नैतिक भी है। अगर हम सत्याग्रह और अहिंसा की बात करें तो दोस्तों वो नैतिक भी है और वो आध्यात्मिक भी है। और दोस्तों अगर व्यवहारिक स्तर पे बात करें तो गांधी जी की दोस्तों व्यवहारिक स्तर पे सत्य और अहिंसा जो सत्याग्रह की बात है
जो अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा है, अहिंसा और जो सत्याग्रह की विचारधारा है, वो दोस्तों व्यवहारिक स्तर पे भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दोस्तों वो नैतिक और आध्यात्मिक आधार पे प्रासंगिक है। तो गांधी के विचार, गांधी के व्यक्तित्व में ही दोस्तों दोनों बातें हैं। गांधी दोस्तों सैद्धांतिक और नैतिक जहां पे हैं, वहां पे दोस्तों गांधी के अंदर संतत्व की विचारधारा है। गांधी एक संत के रूप में दोस्तों अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और लोग उनको संत के रूप में देखते भी हैं। लेकिन वहीं दोस्तों गांधी को कुछ लोग एक कुटिल राजनीतिक के रूप में देखते हैं, एक कुटिल राजनीतिक के रूप में। गांधी की विलक्षण प्रतिभा यह है कि दोस्तों वो संतत्व और कुटिल राजनीति को वो एक कर देते हैं दोस्तों। जो राजनीति है और जो संतत्व है, उन दोनों को दोस्तों उन्होंने एक कर दिया है। और इस आदर्शवादी मॉडल के आधार पर ही दोस्तों भारत को आजादी आजादी के दरवाजे तक, भारत को आजादी के मार्ग तक, आजादी के दरवाजे तक ले जाने में दोस्तों वो सक्सेस रहे। इसलिए दोस्तों गांधी दुनिया के, विश्व के कुछ महान हस्तियों में से एक हैं। तो कल दोस्तों हमने गांधी जी की कुछ राजनीतिक विचारधाराओं पे, जिसमें दोस्तों हमने सत्याग्रह और गांधी जी के राजनीतिक विचारधाराओं में क्या क्या, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे बात किया था। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे बात किया था। और जरा कुछ दोस्तों राजनीतिक विचारों पे नहीं गए, जैसे रामराज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों उनका, उस पर मैंने बात नहीं किया अभी, ठीक ना। दार्शनिक अराजकतावादी हैं, इस पे बात नहीं की। दार्शनिक अराजकतावादी हैं दोस्तों। दार्शनिक अराजकतावादी क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? रामराज का कॉन्सेप्ट गांधी जी का क्या है, कोई बता सकता है? इन सब पे मैंने ज्यादा बात नहीं किया है अभी दोस्तों। राजनीति और धर्म का संयोग की बात करते हैं, राजनीति और धर्म के संयोग की बात, जुड़ जाने की बात करते हैं दोस्तों। राजनीति को धर्म का प्रमुख अंग मानते हैं। तो इन सब पे दोस्तों हमने इस पे बात किया था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे। इसके अलावा दोस्तों हमने उनके आर्थिक विचारों पर भी चर्चा किया था कि गांधी जी का दोस्तों आर्थिक विचार किन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, किन सिद्धांतों पर आधारित है आर्थिक विचार। कल की क्लास मैंने ये बताई थी। ओके। जन आंदोलनों में दोस्तों मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाया था। थोड़ा सा दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा पाया था, थोड़ा सा क्या, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। असहयोग आंदोलन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, आपको पढ़ाया था। तो आज दोस्तों चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। और कल हमने टॉपिक को पढ़ाया है आपको, आज हम उसके जो रिलेटेड चक्रव्यूह है उस पर बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। उनको स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो वो चाहे तो ऐड हो जाए इससे। आइए दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्या यह एक सफल रणनीति थी? यानी कि इसकी सफलता असफलता पे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के आर्थिक सिद्धांत वर्तमान विश्व की आर्थिक संकट में कहां तक प्रासंगिक हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथे क्वेश्चन को पहले लेंगे कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं के और दूरदर्शी दृष्टिकोण के द्वारा पहचाना न जा सका। परीक्षण कीजिए। ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके द्वारा एक दशक पहले शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? इस आंदोलन का स्वरूप असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था, व्याख्या कीजिए। ये जो किस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस हो जाएगा। ये चार क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। इसमें से दो क्वेश्चन जो शुरुआती क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये गांधी जी की विचारधारा से है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये गांधी जी के जन आंदोलनों से। ओके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह की अवधारणा पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आए तो इसको आप कैसे टेकल करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कल मैंने आपको सत्याग्रह पढ़ाया था और आज दोस्तों सत्याग्रह पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।
अब होता ये है दोस्तों कि किसी भी प्रश्न में, जो भी प्रश्न आपके सामने आता है, उस प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, उत्तर कहीं अलग से नहीं आता। वो प्रश्न ही दोस्तों बोलता है कि हमें हमारा रास्ता क्या होगा, हमें आंसर कैसे करना है, ये प्रश्न ही हमें सिखाता है। ओके, तो आइए सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण और ये इसकी सफलता असफलता पे बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि दो पार्ट में दोस्तों, सत्याग्रह फिर पूछे दोस्तों क्या यह एक सफल रणनीति थी। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला सत्याग्रह की अवधारणा का को टेस्ट करेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, क्या यह एक सफल रणनीति थी दोस्तों, इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हसन आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्वेश्चन की हम फ्रेमिंग करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की क्या करें, फ्रेमिंग करें। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करें, हर एक क्वेश्चन की दोस्तों फ्रेमिंग अलग होती है। पहले हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं जल्दी से, तभी दोस्तों हम लोग आंसर करने में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। जैसे दोस्तों सत्याग्रह, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दोस्तों सत्याग्रह परिचय, सत्याग्रह क्या है। अब मान लीजिए दोस्तों इसको 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। मान लेते हैं 250 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह का परिचय, सत्याग्रह की सारी बारे में, सत्याग्रह का दोस्तों इसका दर्शन, दर्शन की, सदर्शन की उत्पत्ति कहां से है, दर्शन की का आधार कहां से, ये बात कर लें अगर दोस्तों। ठीक है ना, ये दर्शन जो सत्याग्रह का दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसका आधार क्या है, वो कहना क्या चाहता है, मूल क्या है उसका, सत्याग्रह की विधियां क्या हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें जब कर लेंगे, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है, जब इतनी बात कर लेंगे दोस्तों तो सत्याग्रह की अवधारणा का परीक्षण हो जाएगा, पहली बात। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का दोस्तों आधा पार्ट आपका कंप्लीट है। इस फॉर्मेटिंग में आपको दोस्तों 250 है तो 125 वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। अगेन दोस्तों सत्याग्रह का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, क्या है एक सफल रणनीति थी, यानी कि दोस्तों सत्याग्रह का मूल्यांकन। सत्याग्रह का मूल्यांकन, मूल्यांकन दोस्तों जब किसी बात की करते हैं, किसी भी बात का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां दोनों देखते हैं। कमियां और अच्छाइयां दोनों देखते हैं दोस्तों, तभी आप सही मूल्यांकन कर पाते हैं। तो सत्याग्रह की विचारधारा की कमियां या सीमाएं क्या है दोस्तों, कमियां को ही सीमाएं, इंग्लिश में लिमिटेशन कहते हैं। और अच्छाइयां तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि उसका महत्व क्या है, या दोस्तों उसका भारतीय राष्ट्रीय अनुदान में योगदान क्या है। इस तरीके से दोस्तों इस फॉर्मेटिंग पे जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब याद कीजिए कल की क्लास जो मैंने आपको चक्रव्यूह में पढ़ाया था, चक्रव्यूह 1 में, आज चक्रव्यूह 2 है दोस्तों। जो चक्रव्यूह को आज मंथन करेंगे हम लोग, कल चक्रव्यूह को बनाया था, आज उस पर मंथन करेंगे और तोड़ेंगे दोस्तों, कैसे उसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं चक्रव्यूह को। तो याद कीजिए दोस्तों कल हमने सत्याग्रह की अवधारणा को आपको पढ़ाया था। अब इस क्वेश्चन के दोस्तों 3 पार्ट होंगे, किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या, एक दोस्तों इंट्रो पार्ट, जिसको भूमिका कहते हैं। दूसरा, इंट्रो पार्ट के अलावा दोस्तों दूसरा जो होता है बॉडी पार्ट। और तीसरा दोस्तों निष्कर्ष, कंक्लूजन। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जितने भी वर्ड आपके पास
लिखने के लिए हैं, कंज्यूम करने के लिए हैं। अगर 250 वर्ड आपके पास हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि 25 से 30 वर्ड में आप इसकी इंट्रोडक्शन दीजिए। 30 वर्ड में दोस्तों आप इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। 30 ही वर्ड में दोस्तों आप इसका कंक्लूजन दे दीजिए। कितना हो गया आपका? 60 वर्ड। और बाकी दोस्तों कितना बचा? 190। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि कम से कम 180 वर्ड को बॉडी पार्ट को दीजिए आप। मतलब मुख्य आंसर यहां लिखा जाएगा दोस्तों, उत्तर तो आपका यहां रहेगा, लेकिन बाकी चीजें दोस्तों उसको कनेक्ट करती हुई होंगी, इनको जोड़ेंगे दोस्तों। ये आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों। ओके, आंसर लिखना इस वालों सीखेंगे दोस्तों, समझेंगे कैसे क्या लिखना है। तो सबसे पहले पहले आप सत्याग्रह की भूमिका बताएंगे या परिचय देंगे दोस्तों? परिचय में क्या देंगे? आपको 30 वर्ड में आपको बताना है। मान लीजिए क्या बताएंगे दोस्तों 30 वर्ड में? सबसे पहले आप बताएं कि सत्याग्रह है क्या। तो सत्य के लिए आपको आंसर करना है कि दोस्तों बताना है कि सत्य के लिए, सत्य यानी कि जो न्यायोचित है, जो न्यायोचित है, जो अधिकार के मार्ग, जो दोस्तों कर्तव्य, जो सॉरी, जो हक के मार्ग पर है, जो न्याय के मार्ग पर है, जो प्राकृतिक न्याय के मार्ग पर है, जो प्राकृतिक न्याय के मार्ग पर है, उसके द्वारा अपने न्याय के लिए अन्यायी के समक्ष आग्रह करना ही सत्याग्रह है। अन्यायी के समक्ष अहिंसात्मक ढंग से आग्रह करना, या अन्यायी के समक्ष समक्ष अहिंसात्मक ढंग से दोस्तों उसके सामने संघर्ष करना या उसके सामने टिके रहना ही एक प्रकार का दोस्तों सत्याग्रह है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। आगे लिखिए। सत्याग्रह की विचारधारा को देने वाले सबसे पहले मगनलाल गांधी थे। ये नाम दोस्तों, सत्याग्रह की विचारधारा को मगनलाल गांधी ने सुझाया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने, आप बताएं कि गांधी जी ने इस विचारधारा को प्रयोग सबसे पहले, हाँ भले आप कहेंगे इस वर्ड को मगनलाल गांधी ने सुझाया था, लेकिन दोस्तों ये विचारधारा मूलतः गांधी जी की थी। ठीक है, इसको एक नाम दिया था मगनलाल गांधी ने। और गांधी ने दोस्तों इस तरीके को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल करके, दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग करके उन्होंने वहां पर एक प्रकार से दोस्तों रणनीतिक लड़ाई लड़ी थी और भारतीयों को दोस्तों काफी हद तक सफलता दिलाई थी। ओके, पुनः दोस्तों आगे लिख सकते हैं कि इसी आंदोलन, इसी विचारधारा को अपनाते हुए गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों जो सार्थक रहा गांधी जी के साथ, वो सत्याग्रह की अवधारणा रही। इसी विचारधारा के साथ गांधी जी ने मिलकर के भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो जब दोस्तों इतनी बातें आप लिख लेंगे 30 से 40 वर्ड में, तब दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका एक भूमिका तैयार हो गई, एक इंट्रोडक्शन पार्ट तैयार हो गया। ओके, दर्शन का आधार दोस्तों थोड़ा सा अपना बता देंगे। दर्शन का आधार क्या है, सत्याग्रह है क्या। यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ी सी चीजें बता देंगे। गांधी जी की जो विचारधारा है सत्याग्रह, ये दोस्तों आप बताएंगे कि गांधी, मूल रूप से गांधी जी की विचारधारा है। और गांधी दोस्तों आप बताएंगे कि इसमें सत्याग्रह की विचारधारा में भारतीयता और पाश्चात्य दोनों चीजें दोस्तों शामिल हैं। भारतीयता के मैंने बोला था कि दोस्तों भारतीयता के मूल्य जो हैं उसमें आध्यात्मिकता, सहनशीलता, गुड आफ्टरनून, आध्यात्मिकता, सहनशीलता, दोस्तों भारतीय परंपरा ही अहिंसा की रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः की दोस्तों भारतीयता की विचारधारा पे सत्याग्रह की विचारधारा आधारित है। वहीं अगर पाश्चात्य बात करें तो आप बताएंगे दोस्तों कि गांधी ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट, जीसस की विचारधारा भी दोस्तों सत्याग्रह यानी कि अहिंसा की बात करती है। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टाय से बहुत प्रभावित है। मैंने बताया था आपको, लियो टॉल्स्टाय, जिन्होंने वॉर एंड पीस किताब लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों वो अमेरिकी विद्वान
विलियम थोरो की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों गांधी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में जो भारतीयता और पाश्चात्य का मिश्रण था, उस मिश्रण से दोस्तों उन्होंने सत्याग्रह जैसी विचारधारा को इजाद किया था। यानी कि दोस्तों जो सत्याग्रह के दर्शन का आधार है, उसमें न केवल भारतीयता के तत्व हैं, बल्कि दोस्तों उसमें पाश्चात्य के भी तत्व हैं। ओके, सबसे बड़ी बात दोस्तों सत्याग्रह जो है वो एक ऐसे जीत की, एक संयुक्त जीत की बात करती है। वो हृदय परिवर्तन की बात करती है। वो दोस्तों जो जालिम है, जालिम के हृदय परिवर्तन की बात करता है। वो कहता है कि दोस्तों तब तक आप अटक रहिए। सत्याग्रह ये कहता है कि हमको अधिकार छीनने वाले के सामने अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तब तक अडिग रहना चाहिए जब तक कि हमें अधिकार न मिल जाए, जब तक कि हमें सत्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक हमें न्यायोचित जो दोस्तों जो नेचुरल जो जस्टिस है वो हमें ना प्राप्त हो जाए, तब तक उसके सामने अहिंसात्मक ढंग से टिके रहना चाहिए। इस प्रकार सत्याग्रह ग्रह की विचारधारा न केवल हृदय परिवर्तन के जालिम के हृदय परिवर्तन कराने की बात करता है कि जो जालिम है दोस्तों, जो जुल्म कर रहा है, उसके हृदय परिवर्तन की बात करता है, बल्कि दोस्तों ये एक प्रकार से संयुक्त जीत की भी दोस्तों अवधारणा है। संयुक्त जीत की अवधारणा है, मतलब दोस्तों इसमें कोई नहीं हारता। ना ही दोस्तों सामने वाला जो जालिम है, ना वो हारता है, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वो हारेगा, वो उसके अंदर हार तब होगी ना जब उसका हृदय नहीं परिवर्तन होगा। तो दोस्तों वो हारता नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन होता है। वहीं दोस्तों क्या है कि भारतीयों जो जो दोस्तों जुल्म के लिए, जिसके ऊपर जुल्म होता है, या जो 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 प्राकृतिक न्याय की मांग करता है, उसकी भी दोस्तों जीत होती है। और सत्याग्रही की भी सत्याग्रही की भी जीत होती है दोस्तों, और अधिकार मानने वाले की भी जीत होती है। इस प्रकार दोस्तों सत्याग्रह की विचारधारा एक हृदय परिवर्तन की विचारधारा पर आधारित है, संयुक्त जीत की अवधारणा पर आधारित है, और साथ ही साथ दोस्तों ये इसमें एक बात और भी लिख सकते हैं कि ये प्रेम और करुणा पे दोस्तों आधारित है, क्योंकि इसमें इसमें हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा की बात है। इसमें नफरत नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें नफरत नहीं है। दुश्मन के लिए नफरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जो दुश्मन है उससे पाप से नफरत करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है ना, पापी से नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दोस्तों गांधी जी का जो ये सत्याग्रह की अवधारणा है, वो करुणा, दया और प्रेम पर और सात्विकता पे दोस्तों आधारित है, भारतीयता पे आधारित है, और वो दोस्तों हृदय परिवर्तन पे आधारित है। सबसे बड़ी बात दोस्तों वो एक जीत की, संयुक्त जीत की अवधारणा देता है। और वो दोस्तों नफरत करने की बात नहीं करता, वो तब तक चीजों की बात करता है जब तक कि दुश्मन का हृदय परिवर्तन ना हो जाए, तब तक उसके लिए रहना है। तो संयुक्त जीत की अवधारणा लेकर के आता है। तो ऐसे इतनी बातें जब लिख देंगे दोस्तों, करीब तो 50-60 वर्ड आपका ये हो जाएगा, दर्शन का आधार। और इसका दोस्तों इसमें इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है। सत्याग्रह की विधियों पे मैंने बात किया था। विधियां क्या है? विधियां आपको याद आ रहा है? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था विधियां, बताएं आप लोग, किसी को भी याद नहीं है? रेशु, देवर्षि, रेशु, बताइए कि सत्याग्रह की विधियों के बारे में कल चर्चा किया था मैंने। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, आप लोग लिख रहे हैं। हाँ, देवर्षि आप कल नहीं थी, आपको रेशु के बारे में मुझे बताया कि रेशु ने कल क्लास किया था। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग भूल गए। सत्याग्रह की विधियों में, मेथड्स में मैंने बताया था दोस्तों कि गांधी जी, सवाल है कि सत्याग्रह को, अच्छा क्लास छूट गई थी। गांधी ने दोस्तों सत्याग्रह की विधियों के, मेथड्स के बारे में बताया था कि कैसे क्या मेथड्स हो सकते हैं दोस्तों सत्याग्रह को प्राप्त करने के। तो सबसे पहले दोस्तों गांधी जी ने कहा था
डिगे रहना मतलब डिग जाना, अडिग रहना पहला तरीका है। अडिग रहना, कैसे अडिग रहना दोस्तों? जो जालिम है, जिसने जुल्म किया है, वो तब तक उसके सामने अडिग रहना जब तक कि दोस्तों वो आपको न्याय प्रदान न कर दे, जब तक आपका अधिकार आपको देना दे। यही तो मैं पूछ रहा हूं। पहला अडिग रहना था। हो सकता है अडिग रहने से सत्या जो दुश्मन है, जो शत्रु है, एनिमी है, उसका हार्ट चेंज हो जाए। ठीक है ना? हाँ, अभी अमित को याद हो गया कि इसके मतलब हो सकता है सामने वाले का इतने से ही हार्ट चेंज हो जाए और वो दोस्तों अपनी गलती मान ले और आपका अधिकार आपको लौटा दे। उन्होंने कहा मान लीजिए किससे नहीं मानेगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने भूख हड़ताल की बात की। उन्होंने कहा जैसा दुश्मन उस पर वैसा तीर मारना है। दुश्मन बहुत जड़ियल है तो उसके लिए और भी तीर है गांधी जी के पास, बहुत भयंकर भयंकर तीर है। लेकिन पहला तीर वो ये है कि आप पहले अडिग हो जाइए। ओके, तो ये दोस्तों सत्याग्रह की विधियों में पहला अडिग रहना। दूसरा भूख हड़ताल। नहीं मानता है, अगर जालिम आपकी बातों को नहीं मानता है दोस्तों, तो आप भूख हड़ताल कर दीजिए। ठीक है ना? हंगर स्ट्राइक जिसे कहते हैं, हंगर स्ट्राइक करिए। हंगर स्ट्राइक से भी दोस्तों नहीं मानता है, अगर मान लीजिए इससे भी नहीं मानता है, तो फिर दोस्तों आपके पास एक रास्ता बचता है, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। असहयोग का रास्ता अपनाइए। इसके बावजूद भी अगर नहीं मानता है दुश्मन, तो दोस्तों ये अंतिम तीर तो मान ही जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप बड़े विनय के साथ, सविनय के साथ, विनय के साथ अवज्ञा कीजिए दोस्तों। यानी कि आप सविनय अवज्ञा का मतलब यह है कि आप सरकारी सिस्टम को, सरकारी कानून को, सरकारी बातों को, सरकार की दोस्तों अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दीजिए। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हो गई दोस्तों सत्याग्रह की रणनीतियां। ओके, चलिए। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या होता है जरा बताइए तो, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? मैं इसको मिटा रहा हूं। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? कल मैंने क्लास में डिस्कशन किया। आखिर सत्याग्रही क्या चाहता है दोस्तों जालिम से? नहीं याद आ रहा है दोस्तों? सत्याग्रही चाहता है कि जो जालिम है, जो दुश्मन है, अपना बाकी न्याय मिले, हाँ हक मिले, अधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना? सत्याग्रह का दोस्तों दो उद्देश्य है कि जिसके साथ दोस्तों जो जुल्म हुआ है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उस पर दोस्तों क्या हो, हाँ बिना उसका दोस्तों क्या मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, उसका प्राकृतिक न्याय उसे प्राप्त हो, जो नेचुरल जस्टिस है दोस्तों, प्राकृतिक न्याय उसे प्राप्त हो। और दूसरा दोस्तों, दुश्मन का, जालिम का क्या हो दोस्तों? हृदय परिवर्तन हो। हृदय परिवर्तन हो, जिसे दोस्तों वो भी बुरा ना माने। जब उसका हार्ट ही चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो फिर वो भी तो बुरा नहीं मानेगा ना। किसी को जबरदस्ती झुकाना और किसी को बदल करके झुकाना दो अलग बातें हैं। तो दोस्तों गांधी यहां पर कुछ लोगों को, कुछ दुश्मनों को बदल देना चाहते हैं। उसका हार्ट परिवर्तन, उसको ये बार बार इल्जाम देते हैं, बार बार बोलते हैं कि तुम गलत हो, तुम प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो, तुमने लोगों के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। बात समझ रहे? तो दोस्तों सत्याग्रह का उद्देश्य ही है जुल्म को, जो जिसके जिसके लिए जुल्म हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको नेचुरल राइट मिले, उसको अधिकार मिले, उसको नेचुरल राइट मिले। और दोस्तों जो जालिम है, जो अन्यायी है, उसका क्या हो? हृदय परिवर्तन हो। ओके, इन सब के साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात यह होगी कि इससे हृदय परिवर्तन जब दोस्तों हो जाएगा, तो इस तरीके से एक संयुक्त जीत की अवधारणा, एक संयुक्त जीत की दोस्तों अवधारणा सामने आएगी।
न कोई हारेगा, न कोई दोस्तों जीतेगा। ये सत्याग्रह का उद्देश्य है। ओके? चलिए, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग लिख करके दिखाइएगा इसको। तो क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं देखूँगा ज़रा एक बार, आप लोग ग्रुप में डालिएगा, मैं देखता हूँ। सारी बातें मैं वो डिटेल में बता रहा हूँ आपको। आप एक बार इसको लिखिएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन के पार्ट 2 पे बात करते हैं। पार्ट 2 यानी कि सत्याग्रह की दोस्तों क्वेश्चन में क्या था? पार्ट 2 में क्या है? क्या एक सफल रणनीति थी? क्या गांधी जी की यह रणनीति सफल रही? क्या सत्याग्रह एक सफल रणनीति मानी गई? पार्ट 2 पे आते हैं दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब जब भी क्या लगा के पूछे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मूल्यांकन करने की बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इवैल्यूएट करने की बात कर रहा है। जब भी क्वेश्चन के सामने क्या लगा के पूछे, ये सब चीजें भी आप लोगों को जानना पड़ेगा धीरे धीरे करके, कि अगर कुछ पूछता है कि मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए, एलुसिडेट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, रिव्यू कीजिए, ठीक है ना, लाइट कमेंट कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इन सभी टेल्स के पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ कहानी छुपी होती है। वैसे ज्यादातर टेल्स का मतलब एक ही होता है, मोस्ट ऑफ द टेल्स, लेकिन कुछ के बड़े ही ब्लंडर चेंजेस आते हैं दोस्तों। कुछ के मीनिंग बड़े ही अलग होते हैं। ओके? तो हम लोग को इस पे ही बात करेंगे, जो कौन कौन से जो आपको एक जैसे दिखते हैं, मतलब जो दिखते अलग अलग है लेकिन जिनका मतलब एक है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो जिनके दिखते अलग अलग हैं लेकिन उनके मतलब भी अलग अलग हैं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आंसर राइटिंग में ये मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है आपके अंदर, तभी आप बेस्ट आंसर कर पाएंगे। तो जब भी क्या लिख करके पूछे, तो उसका मतलब है कि वो आपसे इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करने के लिए बात कर रहा है। दोस्तों जब मूल्यांकन की बात करता है तो हम दोनों बातें करते हैं, क्या क्या? बुराई, पहले बुराई करते हैं दोस्तों। कमियां, बुराई मतलब कमियां या सीमाएं। ओके? और दोस्तों जब बाकी पे बात करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयों पे बात करते हैं। क्या दोस्तों उसके महत्व पे बात करते हैं, उसके योगदान पे बात करते हैं। हमेशा ऐसे दोस्तों आंसर करेंगे तो आपको बहुत शानदार आपको मिलेगा नंबर। और आप पूछेंगे सर दोस्तों इसको पैरा में लिखें सर, इसको पॉइंट में लिखें, तो आप देखिए, पैरा या पॉइंट या फ्लो चार्ट या मैप या फ्लो चार्ट या मैप, ये सब कुछ दोस्तों क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जैसा क्वेश्चन वैसा दोस्तों आंसर। अब इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहें तो एक बार आप जो है इसको जैसे मान लीजिए इस पार्ट को लिखना है, तो आप चाहें तो दोस्तों एक बार आप लिख लें कि अगर हम लोग सत्याग्रह की कमियों की बारे में बात करें, या जहां तक सत्याग्रह के मूल्यांकन की बात है, तो हम ऐसा देखते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं। कह करके आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 डाल दीजिए, और सारी बातें पॉइंट्स में कर दीजिए। दोस्तों आंसर वो अच्छा होता है जो पैरा और पॉइंट एंड फ्लो चार्ट का दोस्तों क्या होता है, मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कहीं कहीं जरूरत है तो आप फ्लो चार्ट से समझा दीजिए, ठीक है ना। कहीं जरूरत है दोस्तों तो पैरा और पॉइंट से समझा दीजिए। तो अब आइए दोस्तों सत्याग्रह की बुराई और बात करते हैं। देखिए सत्याग्रह जो है दोस्तों, ये केवल एक आदर्शवादी अवधारणा है ना, आदर्शवादी अवधारणा, कि कोई आपको थप्पड़ मारे और आप उसको जो है दूसरी तरफ भी गाल दे दीजिए, ऐसा दोस्तों सत्याग्रह कहता है। ये एक आदर्शवादी अवधारणा है, और ये दोस्तों आदर्शवादी अवधारणा एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में, इसीलिए आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार न कहेंगे कि न केवल कई अलग अलग धाराएं चली आजादी की, जैसे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में, किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों एक धारा अगर गांधी जी की चल रही थी, जो सत्याग्रह की बाह पकड़ करके चल रहे थे,
सत्याग्रह का दामन थाम के चल रहे थे, तो दोस्तों एक क्रांतिकारी अवधारणा भी चल रही थी, एक वामपंथी अवधारणा भी चल रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन की कई धाराएं थी दोस्तों। ओके, आप बताएंगे कि सर बहुत सारे लोगों को गांधी जी पर विश्वास नहीं था, क्रांतिकारियों को गांधी जी पर विश्वास नहीं था। क्या लिखा है भाई? ये क्या लिखा है? ये क्या है? प्रोचांगेर एंड नौचांगेर। अमित क्या लिखते हो भाई? तब तो बड़े अच्छे समझदार हो कुछ। हाँ, क्या? अच्छा, प्रो चेंजर और नो चेंजर। हाँ, क्या देवांशी, क्या क्या पूछ रहे थे आप? क्या नाम है आपका? देवर्षि। मैंने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन की कई धाराएं थी। एक गांधी जी की अगर एक धारा थी जो कांग्रेस के साथ चल रही थी, तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में और भी कई सारी धाराएं थी, जैसे क्रांतिकारी धाराएं थी। ये भी दोस्तों अपने हिसाब से, गांधी जी भी आजादी की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये अपने अपने तरीके से आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये बाकी। ओके, इसी तरीके से दोस्तों राजनीति में वामपंथी विचारधारा भी थी। इनके अपने तरीके थे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के। अमित की बातें तो देखिए कांग्रेस में ही आगे चल करके कुछ गांधी जी के फॉलोअर्स हो गए, कुछ गांधी जी के विरोधी हो गए। तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में ही कई धाराएं हो गई, और खुद गांधीयन आंदोलन दोस्तों कई बार राष्ट्रीय से आंदोलन से मतलब सत्याग्रह के रास्ते से भटक जाता था। कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो गांधी जी का आंदोलन हिंसात्मक ना हुआ, चाहे वो रोलेट सत्याग्रह हो, चाहे दोस्तों असहयोग हो। ये अलग बात है कि जितने भी लोग थे, जो लोग दोस्तों हिंसा करते थे, चाहे वो सविनय अवज्ञा है, जो भी लोग हिंसा करते थे वो अंततः गांधी की ही सत्ता लाना चाहते थे, लेकिन वो दोस्तों उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो भिड़ जाते थे, वो लड़ जाते थे। समझ पा रहे हैं? तो उन लोग खुद गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, वो खुद ही दोस्तों कई बार हिंसा का मार्ग छोड़ करके, अहिंसा का मार्ग छोड़ करके हिंसा का मार्ग अपना लेते थे। तो इसलिए दोस्तों जो आदर्श, जो सत्याग्रह की अवधारणा है, एक आदर्शवादी अवधारणा है। दूसरी आलोचना गांधी जी कम्युनिस्ट आंदोलन की, सत्याग्रह की, कि दोस्तों जो गांधी जी की ये जो अवधारणा है सत्याग्रह की, जो दूसरी अवधारणा है आदर्शवादी अवधारणा के स्थान पर अगर बात करें, तो गांधी जी का कोई भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन तात्कालिक तौर पे दोस्तों सफल नहीं हुआ। तात्कालिक तौर पर क्या रहा? असफल रहा दोस्तों, फेल हो जाता था, बिखर जाता था लास्ट मोमेंट पे। अगर सत्याग्रह इतना ही अच्छा था, तो दोस्तों सत्याग्रह जो है उसको जीत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्या होता था, गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ता था बीच बीच में। गांधी ने दोस्तों रोलर सत्याग्रह भी वापस लिया, असहयोग भी वापस लिया, सविनय अवज्ञा भी वापस लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों हिंसा ही हुई दोनों तरफ से, और अपने आप आंदोलन की शक्ति अपने आप सीमित हो गई। तो गांधीयन विचारधारा दोस्तों कोई भी क्या हुई, सक्सेस नहीं रह पाई। समझ पा रहे हैं? और इस तरीके से दोस्तों सत्याग्रह की अवधारणा एक आदर्शवादी ही अवधारणा है। ये कह करके आप इसकी आलोचना कर देंगे, लेकिन दोस्तों आलोचना से केवल काम नहीं चलेगा। आपने अभी केवल बुराई की है, केवल आलोचना की है, या कमियां बताई, या सीमाएं बताई हैं। अब आपको दोस्तों इसकी अच्छाइयां और महत्व को ही बताना है। आप कहेंगे कि चाहे जो भी हो, चाहे भले ही गांधी जी के आंदोलन तात्कालिक तौर पर, अपनी ही बात को काटना है दोस्तों, तात्कालिक तौर पर असफल रहे, भले ही गांधी जी के आंदोलन तात्कालिक तौर पर असफल रहे, लेकिन दोस्तों वो लॉन्ग टाइम के लिए सफल रहे। हर एक आंदोलन एक नए माइलस्टोन पे जाकर के रुका। हर एक हर एक आंदोलन दोस्तों आजादी के रास्ते तय करके रुका। अब आगे जो आंदोलन शुरू होना था, वो उसी माइलस्टोन से फिर शुरू होता। इस तरीके से गांधी जी कोई नई शुरुआत नहीं करते थे हर एक आंदोलन में, बल्कि वहीं से शुरू करते थे जहां से गांधी जी ने आंदोलन को शुरू किया है, जहां रोक दिया था।
हर हर आंदोलन ने, हर एक बार के आंदोलन दोस्तों जनता को और ज्यादा प्रशिक्षित किया, और ज्यादा ट्रेंड किया अपनी आजादी को पाने के लिए। यानी कि दोस्तों आजादी के लिए और ज्यादा संघर्ष करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया, अंदर से उत्साहित किया, उनकी संघर्ष करने की क्षमता को और बढ़ाया। और अगर इतने बड़े मौस स्तर पर भारत में अगर कुछ एक दो जगहों पे दोस्तों अगर हिंसा हो रही है, तो हम पूरे गांधी जी के आंदोलन पर प्रश्न नहीं लगा सकते, न ही गांधी जी की विचारधारा पे प्रश्न लगा सकते हैं। ओके। अंततः दोस्तों गांधी जी की जो संघर्ष विराम संघर्ष की जो राजनीति थी, संघर्ष विराम संघर्ष, या दोस्तों कह सकते हैं जो सत्याग्रह की अवधारणा थी, न केवल दोस्तों वो सफल रही, और भारत को दोस्तों शांतिपूर्ण आजादी मिली, भारत को शांतिपूर्ण आजादी मिली। दोस्तों ये हृदय परिवर्तन का ही असर था, का प्रभाव था कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते दोनों के हृदय परिवर्तन हुए दोस्तों, भारत के भी और इंग्लैंड के भी। ये हृदय परिवर्तन का ही असर था कि दोस्तों आजादी के बाद भी भारत ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ का दोस्तों सदस्य बना, और कॉमनवेल्थ संगठन का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरा। ये हृदय परिवर्तन का ही तो असर था। आज भी दोस्तों ब्रिटेन के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं, ये हृदय परिवर्तन का ही दौर। नहीं तो हम नफरत करते हैं उनसे, लेकिन गांधी ने कहा था नफरत मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से मत करो। तो पाप छंट गया, देश आजाद हो गया, हमारे रिश्ते आज भी अच्छे थे। समझ गए आप लोग? इसके अलावा आप बताएंगे वर्तमान भारत में और विश्व में, वर्तमान भारत एवं विश्व में बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा की नीतियों को लेकर के आगे बढ़े। वर्तमान ही नहीं दोस्तों, विश्व इतिहास में देख लीजिए, वर्तमान में भी और इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों, लीडर्स हैं जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से विश्व की राजनीति को बदल दिया। जैसे जरा बताएं तो, नेल्सन मंडेला, गांधीयन लीडर दोस्तों, जूनियर मार्टिन लूथर। ठीक है ना? आप लोग हैं क्लास में, सो गए कि जग रहे हैं? अच्छा, बस दो ही लोग हैं। निधि, जरा एक बार प्रेजेंट बनाइए, पी। मैं देखूं जरा आप लोग कौन कौन है। पी बनाइए प्रेजेंट। बहुत कम बच्चे हैं, बाकी सभी ने गाय बोली है। यही होता है, मजा नहीं आता लोगों को। मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा क्लास का अगर आप लाइटली लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आते हैं टहलने के लिए, चलो टहल के आते हैं, जरा देखें क्या चल रहा है। हम्म, खैर चलिए, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। इतने बड़े हो गए, आपके गार्जियंस आपके ऊपर चिल्लाते रहे। आई नो देवर्षि, यू आर हियर, यू आर देयर, हाँ यू नो, यू आर देयर। चलिए दोस्तों, इसके अलावा नेल्सन मंडेला के अलावा दोस्तों, नेल्सन मंडेला, जूनियर मार्टिन लूथर। हाँ नो इशू रिशु, मुझे पता है कि आप हो, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट, मुझे समझ में आ जाते हैं। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं वो समझ में आ जाते हैं कि वो बच्चे डेडिकेटेड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी करना नहीं चाहते, लेकिन बाकी उच्छृंखल स्वभाव के हैं। और जब तक आपके अंदर उच्छृंखलता होगी, जब तक उच्छृंखल का मतलब है कि जब तक आपके अंदर एक स्थिरता नहीं होगी, आपके अंदर एक मजबूती नहीं होगी, तब तक आपके लिए मुश्किलें टफ रहे, रास्ते टफ रहेंगे। ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये सब आईएएस में आता है। पीसीएस में मुझे क्या पढ़ाने का शौक है? ये जो मैं नाम ले रहा हूं आपको, मैं तो बता रहा हूं, सब आईएएस के क्वेश्चन है।
अभी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी की विचारधारा कितनी प्रासंगिक है वर्तमान विश्व में। ये सब दोस्तों आईएएस के क्वेश्चन है। तो नेल्सन मंडेलन, जिसने दोस्तों साउथ अफ्रीका में जो दोस्तों वहां पे कलर डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया गांधीयन तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से। जूनियर मार्टिन लूथर ने दोस्तों एक बड़े लेवल पे दोस्तों जो आंदोलन चलाया वहां पे आ, दोस्तों अमेरिका के और कुछ बाकी हिस्सों में बाद में चल करके साउथ यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में बड़े स्तर पे दोस्तों इन्होंने गांधी जी की राजनीति को फॉलो किया। अन्ना हजारे, आपको पता होगा दोस्तों, कुछ वर्ष पहले गांधीयन तरीके से उन्होंने कितना बड़ा मूवमेंट चलाया भारत में। तो ये सब दोस्तों गांधीयन आंदोलन की एक मिसाल है, ठीक है ना, जिन लोगों ने दोस्तों गांधी जी के तरीके से, वर्तमान में भी मेधा पाटेकर जैसे जो लीडर्स हैं। और इतना ही दोस्तों, सत्याग्रह की जो विचारधारा कहां तक प्रासंगिक है, वर्तमान विश्व की दोस्तों बहुत सारी समस्याओं के लिए सत्याग्रह एक बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों। वर्तमान विश्व में जैसे दोस्तों, जैसे नॉर्थ साउथ संवाद है, नॉर्थ साउथ डायलॉग, पता है हम लोग को नॉर्थ साउथ डायलॉग? डायलॉग पता है आपको, नॉर्थ साउथ डायलॉग? या एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 स्टेट का दोस्तों जो नहीं पता है ना, नॉर्थ साउथ डायलॉग में का मतलब होता है दोस्तों, ये माना जाता है कि नॉर्थ साउथ का मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। क्या लिखा आपने? सत्यार्थी जी आईएएस कैटेगरी में रख सकते हैं क्या सर? क्या सत्यार्थी? सत्याग्रह को? अमित क्या पूछ रहे हो? सत्यार्थी जी आईएसएस कैटेगरी में रख सकते हैं क्या सर? आईएसएस क्या? आईएसएस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। आईएसएस का इशू? अच्छा आईएस है सर, हाँ हाँ एग्जैक्टली, आईएस का इशू भी रख सकते हैं, एग्जैक्टली रख सकते हैं। देखिए गांधी जी की विचारधारा संवाद की विचारधारा पे बात करती है। वर्तमान विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे नॉर्थ साउथ डायलॉग, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री के जो आपसी संवाद हैं, जो विवाद हैं। इसके अलावा दोस्तों एनेक्शर 1 समझते हैं आप लोग? एनेक्शर 1 एनेक्शर 2, यहाँ पे भी दोस्तों वो एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 वो स्टेट हैं जो कोई पॉल्यूशन का एमिशन ज्यादा करते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे गैसों को ज्यादा एमिशन करते हैं, जो गैसें जैसे दोस्तों कहते हैं जो सीएफसी गैसेस हैं, और दूसरे देश दोस्तों जो सीएफसी गैसेस का नहीं करते, उनके बीच में विवाद है। इन सब विवादों का संवाद दोस्तों सत्याग्रह के माध्यम से ही हो सकता है, हृदय परिवर्तन के ही माध्यम से हो सकता है। तो जब इस तरीके से आप वर्तमान समय के करंट से जोड़ करके दोस्तों जब आप हिस्ट्री को लिखेंगे ना, तब आपको भर भर के नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर नहीं मिलेगा आपको। आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप, मैंने बताया ना कि जब आप उसको हिस्ट्री को करंट से जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। सचिन, मोस्ट वेलकम सचिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के आर्थिक सिद्धांत वर्तमान विश्व की आर्थिक संकट में, वर्तमान मतलब वर्तमान विश्व की आर्थिक संकट में कहां तक प्रासंगिक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मुझे बस आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट में ब्रेक, 1 मिनट का घड़ी दे। क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है।
क्या आप लोगों के शहर में भी बारिश हो रही है? बताएं। क्या आप लोगों के शहर में भी बारिश हो रही है? ओके। बनारस में हल्की हल्की हो रही है। बारिश का मौसम है यहाँ पे। बंद करो, कम करो। ओके, फॉग है आपके वहाँ? फॉग के साथ बारिश हो रही, क्या बात है। क्या बात है, जंगल है आप लोग। बहुत शानदार। फिर तो आना पड़ेगा आपके जंगल में, आपके वहाँ जंगल में घूमने के लिए। आप बता रहे थे कि शायद आपके वहाँ कोई पेंच और कौन कौन सा जो है बाघ अभयारण्य है, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व है आपके यहाँ। सचिन, मैं यूपी से ही हूँ। हाँ, पेंच एंड कान्हा किस लिए एग्जैक्टली। एक्चुअली दोपहर का जो टाइम होता है खाना खाने के बाद, उसमें थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम होता है 2 बजे का इस टाइम। और क्लासेस आप लोगों को भी लगता होगा कि मतलब ये क्या ऑड टाइम है क्लास का। तो ये क्या है कि ठीक है, आज की ही क्लास है इस टाइम में। तो और उस साइड तादोबा है सर। तादोबा क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत वर्तमान विश्व की आर्थिक संकट में कहां तक प्रासंगिक है? दोस्तों गांधी जी की आर्थिक विचारधारा वर्तमान विश्व की, दोस्तों जो आर्थिक समस्याएं हैं, वर्तमान विश्व की जो समस्याएं हैं, वर्तमान विश्व की बात कर रहा हूं दोस्तों, वर्तमान विश्व की जो समस्याएं हैं उसमें कहां तक प्रासंगिक है। आइए, क्वेश्चन ये है दोस्तों, और हम लोग इसका आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे, आंसर फ्रेमिंग पे बात करेंगे कि कैसे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा एक पक्ष है, दूसरा वर्तमान विश्व की समस्याओं में कहां तक प्रासंगिक है। ठीक है ना। जबकि दोस्तों कह सकते हैं एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुल ये है, ऐसा मैंने नहीं पूछा कि गांधी जी की आर्थिक विचारधारा क्या है, ऐसा नहीं पूछा मैंने। हमने सीधा पूछा कि गांधी जी की आर्थिक विचारधारा वर्तमान विश्व की समस्याओं में कहां तक प्रासंगिक है। तो हम लोग एक एक करके, अच्छा ताडोबा टाइगर रिजर्व भी है, ओके। हम लोग एक एक करके दोस्तों गांधी जी की आर्थिक विचारधारा पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, और दोस्तों फिर जो है हम देखते जाएंगे कि एक एक विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे वर्तमान विश्व के लिए प्रासंगिक है। ओके। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा है, आप पॉइंट में लिखिए, पैरा में लिखिए, जैसे भी लिखिए। इसका बॉडी पार्ट ज्यादा होगा दोस्तों, इसमें भूमिका और निष्कर्ष थोड़ा थोड़ा पार्ट जरूर डालेंगे। हर क्वेश्चन का दोस्तों वैसे ही करते हैं, तो यहाँ भी फ्रेमिंग कुछ कुछ वैसे ही होगी। सबसे पहले भूमिका, ओके। बॉडी पार्ट में दोस्तों गांधी जी की आर्थिक विचारधारा, उनकी जो आर्थिक विचारधारा है, कि वर्तमान विश्व में प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे। प्रासंगिक मतलब समझते हैं आप लोग? इंग्लिश में बताएं इसका प्रासंगिक का मतलब। एंड दोस्तों फिर निष्कर्ष पे बात करेंगे। प्रासंगिक का मतलब इंग्लिश में क्या समझते हैं आप? प्रासंगिक का मतलब रिलेवेंट, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों कितना रिलेवेंट है, इस पर चर्चा है। भूमिका में क्या लिखेंगे? देखेंगे दोस्तों कि गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा थी, जो गांधी जी की आर्थिक विचारधारा है, गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के बारे में हम डिस्कशन करें, कहेंगे कि दोस्तों भूमिका इस तरीके से लिखेंगे
महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, जो खुद में अपने आप में स्वयं में एक विचारधारा थे, उन्होंने जीवन के विभिन्न आयामों के संदर्भ में या अपने जीवन के विभिन्न प्रयोगों के दौरान उन्होंने जो कुछ भी बातें बताई या जो उन्होंने विश्वास या जो विचार प्रस्तुत किए, वही गांधी जी के विचार कहलाते हैं, वही गांधी जी का दर्शन कहलाता है। इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने जीवन के सभी आयामों, क्रमशः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भों में और नैतिकता के संदर्भों में अपने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ये विचार न केवल तात्कालिक समय में बड़े ही लोकप्रिय रहे या बड़े ही दोस्तों प्रासंगिक रहे, बल्कि आने वाले समय में भी और वर्तमान विश्व में भी और भविष्य के समाज में भी या समय में भी दोस्तों वो विचार प्रासंगिक रहेंगे। न केवल वो आज प्रासंगिक हैं, बल्कि भविष्य के समस्याओं के लिए भी दोस्तों वो प्रासंगिक हैं। इतनी बातें आप लिखेंगे तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ये आपकी भूमिका हो गई। ओके, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। आपने 3-4 लाइन में ये बातें कंसाइज फॉर्म में लिख दिया। आप लोग क्लास में हैं? चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं आर्थिक विचारधारा वर्तमान विश्व में कितनी प्रासंगिक है और कौन कौन सी दोस्तों गांधी जी की आर्थिक विचारधारा है। कल कौन कौन सी मैंने बताया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बताया था, याद आ रहा है? ठीक है ना? लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बताया था दोस्तों, बहुत सही। और तीसरा दोस्तों बताया था श्रम का की महत्ता। ये 3 दोस्तों मुख्य रूप से गांधी जी के आर्थिक विचार हैं। और देखेंगे दोस्तों कि ये सारे विचार गांधी जी के आर्थिक विचार कहां तक रिलेवेंट हैं दोस्तों वर्तमान समय में। चलिए एक एक करके। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है? कोई बताएगा कि ट्रस्टीशिप क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? दोस्तों ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि दोस्तों गांधी जी का ये मानना है कि दुनिया की आज समस्त समस्याओं का कारण क्या है दोस्तों? समस्त समस्याओं का कारण लालच, अत्यधिक लोभ और स्वार्थ है दोस्तों। इन्हीं सभी कारणों की वजह से दोस्तों जगह जगह गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। कहा था, समझाया था मैंने। आज जो आर्थिक विश्व की दोस्तों जो समस्याएं हैं, ये गांधी जी अपने समय की बात कर रहे हैं। मैं आज पे अभी नहीं आऊंगा, मैं पहले गांधी जी के समय की बात कर रहा हूं। गांधी जी में दोस्तों ये बात अपने समय में कही थी और इस समस्याओं को जोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए दोस्तों उन्होंने, गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर विश्व में राम राज स्थापित करना है, राम राज मतलब लोक कल्याणकारी सरकार अगर स्थापित करना है, लोक कल्याणकारी अगर विचारधारा सरकार को दोस्तों क्या करना है, अगर स्थापित करना है, तो हमें रामराज लाना पड़ेगा। रामराज के लिए ट्रस्टीशिप लाना पड़ेगा। गांधी जी का रामराज का मतलब होता था समानता, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सभी बराबर हो। उनका कहना है कि वर्तमान पूंजीवाद ने असमानता को स्थापित किया है, असमानता ला दिया है। ओके, इस असमानता को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि दोस्तों ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो। क्या था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत? उन्होंने कहा कि जितने भी मिल मालिक और मजदूर हैं, जितने भी मिल मालिक हैं, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो सारे के सारे पूंजीपति ये सोचना शुरू कर दें कि दोस्तों वो लोग, उनके यहाँ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबके वो ट्रस्टी हैं, उनकी दोस्तों देखरेख करने वाले हैं। ठीक है? न केवल अपने मिलों, अपनी कंपनियों के, अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बने, बल्कि दोस्तों अपनी
उन सभी काम करने वालों के भी ट्रस्टी बने जो उनके यहाँ काम करते हैं, जिनके सहारे वो मिल मालिक बन बैठे हैं, जिनके भरोसे उन्होंने लाभ कमाया है, जिनके भरोसे वो पूंजीपति बन पाए हैं। उन्होंने, हाँ, एग्ज़ैक्टली, उन्होंने कहा कि केवल उनके पास उतना ही पैसा होना चाहिए या उतना ही धन होना चाहिए जितना उनकी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धन की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो पैसा, बाकी जो पैसा जमा है, वो पैसा गरीबों और मज़दूरों में के प्रकार से बाँट देना चाहिए। यही था दोस्तों गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। दोस्तों यही सिद्धांत इस्लाम में ज़कात के रूप में है, ज़कात की परिभाषा के रूप में, कि हर एक व्यक्ति को अपनी इनकम का 2.5%, अपनी सेविंग का 2.5% गरीबों में बाँटना चाहिए। दोस्तों चाहे ज़कात का सिद्धांत हो, चाहे ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, वो अल्टीमेटली, चाहे जैन धर्म में दोस्तों अपरिग्रह का सिद्धांत है। अपरिग्रह का सिद्धांत है। ये सिद्धांत दोस्तों सामाजिक, आर्थिक समानता की लाने की बात करता है। और दोस्तों जब आर्थिक समानता होने लगेगी धीरे-धीरे, तो दोस्तों ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। अब दोस्तों प्रेज़ेंट वर्ड से इसे ज़रा जोड़ते हैं। अब देखिए जो प्रेज़ेंट वर्ड में क्या स्थिति है। आज देखिए दोस्तों पूंजीवाद ने दुनिया में कितना बड़े स्तर पे दोस्तों क्या कर दिया है, आर्थिक असमानता लाया है। बोलिए लाया है कि नहीं लाया है? आर्थिक असमानता लाया है कि नहीं लाया है? आप आंसर कीजिए। केवल रेशु ही आंसर करने के लिए, बाकी लोग नहीं है। पूंजीवाद ने क्या किया है? आर्थिक असमानता लेकर के आया है। ठीक है ना? वहीं दोस्तों हाँ, आर्थिक असमानता लेके आए। अच्छा लिख रहे थे, नो इश्यू। तो दोस्तों पूंजीवाद ने आर्थिक असमानता को स्थापित किया है। वहीं दोस्तों भारत में जब से 1991 के बाद दोस्तों जब से सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, जब से भारत में एलपीजी लागू किया गया है, जब से एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब से दोस्तों दो भारत की बात होती है, एक इंडिया की और एक भारत की। इंडिया मतलब दोस्तों जो चमक रहा है, और भारत दोस्तों जो कि गरीब है। ये आखिर अंतर आया कि नहीं आया है? दोस्तों अगर ये जो अंतर आ गया है, दुनिया के स्तर पे दोस्तों आज एसडीजी प्रोग्राम लेकर के आ गया। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें दोस्तों बहुत सारी डब्ल्यूएचओ जैसी जो संस्थाएँ हैं दोस्तों वो काम कर रही हैं। सॉरी, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी दोस्तों संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं, जो कि दोस्तों ये सब गरीबियों को दूर करें, उसके लिए काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो सरकार दोस्तों ले आती है दूर करने के लिए। क्या अगर गांधी जी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को दोस्तों भारत में या दुनिया में अगर लागू किया जाए, तो बताएं जरा दोस्तों क्या फायदा आएगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली 17 गोल जो है जिन्हें एसडीजी गोल कहते हैं, फायदा होगा ना? दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी। दोस्तों यहाँ पे गांधी जी के दोस्तों जो वर्तमान विश्व में ये विचारधारा बहुत ही प्रासंगिक है। लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व देखते हैं दोस्तों, इस फील्ड में बात करते हैं कि देखिए दोस्तों कैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व है। जब से दोस्तों कोविड 19 महामारी से आप बच्चों में से जो भी आप लोग अगर ऐसे होंगे जिसे किसी ने भी अगर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अगर लिया होगा, आप में से जो वर्तमान में मेरी क्लास में है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और वो सचमुच में कुछ बनना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो कुछ टीचर्स हैं जिन्हें आप ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। मुझको करिएगा मत कीजिएगा, मैं अपने बारे में कभी नहीं कहता, आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं अपने मन से बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे सर अपना ही स्वघोषित प्रचारक हैं सर, तो मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरे वर्ड ही हमेशा जो है मेरा काम ही बोलता है हमेशा। मैं अपने मेरे वर्ड नहीं निकलते। लेकिन एक टीचर हैं आनंद अग्रवाल, ठीक है ना? आनंद अग्रवाल एक टीचर हैं, आप उनसे ज़रूर जाकर के उनकी क्लास को जॉइन कीजिए, करंट अफ़ेयर्स के लिए। जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, वो बंदा मुझसे भी कहीं 1% भी कहीं भी कम मेहनत नहीं करता। ठीक है? वो करंट अफेयर्स में आपको बहुत कुछ देंगे। बाकी टीचर्स में मैं कुछ और टीचर्स आपको बताऊँगा जल्दी ही। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि अभी अनअकैडमी पे और कौन से बड़े अच्छे एक और टीचर जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी ही जुड़ जाएँगे 4th पेपर के लिए। ठीक है ना? 4th पेपर के लिए जुड़ेंगे आपके लिए। बहुत शानदार टीचर हैं, अभी नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो हो सकता है 1 आध हफ्ते में ही जुड़ जाएँ। इंडिया के टॉप क्लास के दोस्तों उनके जैसा कोई मेरे ख्याल से एथिक्स नहीं पढ़ाता।
अच्छा, आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था आपने आनंद सर का? वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनकी क्लास करिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कोविड-19 पे। दोस्तों इस कोविड-19 के दौर में जैसे जैसे लॉकडाउन लगा ना, आप देखिए लॉकडाउन में दोस्तों जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री थी वो समाप्त होने लगी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़ी मतलब फ्रिज, एसी, बड़ी कार, इस तरीके की बनाने वाली कंपनियां दोस्तों एकदम बंद पड़ गई। दोस्तों गांधी जी ने हमेशा एक बात कही कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाया दिया जाना चाहिए, खूब बढ़ाओ। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ाओ, डेवलप करो। दोस्तों देखिए, आज आज देखिए क्या लिखा है, ब्रांड ड्रेस है, क्या लिखा है? दोस्तों आज देखिए कि आज चाइना चाइना जैसा जो देश है दोस्तों, अपने केवल लघु और कुटीर उद्योगों की ही बदौलत आज दुनिया का दोस्तों एक शक्तिशाली देश बना हुआ है। सर बड़े ब्रांड्स बंद हो गए। हाँ, एग्ज़ैक्टली, सारे बड़े ब्रांड्स बंद हो गए, एकदम सही कहा आपने। जितने भी बड़ी कार थी दोस्तों, फ्रिज था या लग्ज़रियस गुड्स था, देखिए सारे के सारे बंद हो गए, ठीक है? उनकी जगह दोस्तों किसने ले लिया? आज गांधी जी की देखिए एमएसएमईज़ की बात चल रही है, बहुत दिनों से एमएसएमईज़ को बढ़ाइए। जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और दोस्तों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें डेवलप किया जाए। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स या छोटी-मोटी चीज़ें दोस्तों जो बनाते हैं, जो जीवन की एसेंशियल आइटम्स जो बनाते हैं, उन्हीं की तो बात हो रही है ना देश में लगातार कि एमएसएमईज़ को डेवलप किया जाए। आपने सुना होगा अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो। चाइना ने अपने एमएसएमईज़ को डेवलप करके दोस्तों दुनिया पे राज कर रहा है आज। इकोनॉमिक अपना एक एम्पायर बना रखा है। तो अगर हम एमएसएमईज़ को दोस्तों अपने यहाँ डेवलप करें, अपने लघु उद्योगों को डेवलप करें, कुटीर उद्योगों को डेवलप करें, तो दोस्तों ना केवल दोस्तों इससे माँग बढ़ेगी, ठीक है ना? बल्कि दोस्तों माँग बढ़ेगी, तो दोस्तों सप्लाई बढ़ेगी और माँग बढ़ेगा दोस्तों तो डिमांड जो इकोनॉमी सही ट्रैक पे आएगी और दूसरी बात दोस्तों इससे रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ेगा दोस्तों लोगों की परचेज़िंग पावर पैरिटी बढ़ेगी। इस तरीके से दोस्तों इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। एक्ज़ैक्टली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा। दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो गांधी ने जो बात दोस्तों आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही कि आत्मनिर्भर बनो, चरखा चलाओ, ठीक है ना? तो दोस्तों ये बात आज देखिए कितनी प्रासंगिक कोविड-19 में। वहीं पे देखिए श्रम की महत्ता के बारे में अगर बात करें, श्रम की अगर महत्ता के बारे में बात करें, तो दोस्तों देखिए आपने इस दौर में कोविड-19 के दौर में कैसे दोस्तों जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया था वो भी काम करने लगे। गांधी जी ने कहा था श्रम की महत्ता के बारे में दोस्तों कि अपने सभी काम स्वयं करो। अपने ने न केवल काम बल्कि अपनी रोज़ी का भी इंतज़ाम स्वयं करो। बात समझ पा रहे हैं? अपने जितने भी घर के काम हैं, अपने जो डेली काम हैं, खुद करो और अपने रोज़ी का भी इंतज़ाम क्या करो? खुद करो। दोस्तों रोज़ी की बात हमारे पीएम साहब ने भी तो कहा, क्या? वोकल टू लोकल बनो, वोकल टू लोकल बनो, आत्मनिर्भर बनो। आज के दौर में दोस्तों उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात की, वो भले ही उन्होंने ये कहा कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि अब बेटा तुम कोविड-19 से तुम खुद लड़ो, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है? अब हम लड़ते-लड़ते थक गए, अब तुम समझना तुम्हारा काम समझेगा। तुमको घर से निकलना है निकलो, नहीं निकलना है तो मत निकलो, ठीक है? अब हम समझ चुके हैं अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? उन्होंने ये कहा कि अब मैं क्या करूँ भाई? इतने दिनों तक कोविड-19 आ गया है, प्रधानमंत्री क्या करें? अब आपके ऊपर है, आप निकलना चाहते हैं निकलें, थाली बजाना हो थाली बजाएँ, मन कर रहा है बालकनी में डांस करें या तो फिर आप घर से बाहर निकले जाएँ, कोरोना लेके आग फैलाएँ। क्या कर सकता है भई? 3 महीने से 4 महीने से लगातार लॉकडाउन करके उन्होंने आपको ट्रेनिंग तो दे ही दी कि अब आपको जो करना हो करिए।
तो आत्मनिर्भर बनिए, यही उन्होंने कहा था। मतलब वो हमसे मतलब नहीं, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। अब आप समझो आपका देश, आप समझो आपका कोरोना समझे, हमको भाई काम करने दो। खैर, ये हँसी मज़ाक की बात है। यहाँ मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब यहाँ पे यही है कि दोस्तों, गांधी जी ने भी यही तो कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, चरखा चलाओ, ठीक है ना? अपनी लघु उद्योग डेवलप करो। तो दोस्तों, गांधी और जो अपने अपनी रोज़ी बनाओ, मतलब अपना स्वदेशी बनो, यही बात तो। अपने काम डेली करो। देखिए, जितने भी बड़े स्टार हैं इस टाइम, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, सबने अपने काम करने शुरू कर दिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन देखा होगा आप लोगों ने, लगातार फेसबुक पे छाए रहे ये लोग। आप भी करिए। दोस्तों, फिज़िकली फिट रहेंगे, फिट रहेंगे नहीं रहेंगे बोलिए? फिज़िकली फिट रहेंगे आप। गांधी जी यही तो चाहते थे। हाँ, काम वाली बाई गई, तो खुद करिए अपने-अपने काम। अपने बर्तन खुद धुलिए, झाड़ू लगाइए, अपने कपड़े धुलिए वॉशिंग मशीन में, ठीक है ना? तो दोस्तों, गांधी की जो विचारधारा है, जो उनकी आर्थिक विचारधारा है, जो उनकी आर्थिक विचारधारा है दोस्तों, वो वर्तमान दौर में क्या है? प्रासंगिक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे दोस्तों पहले। गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा था, रणनीति का हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं और दूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा पहचाना न जा सका। परीक्षण कीजिए। चलिए आइए दोस्तों, परीक्षण करते हैं। गांधीवादी असहयोग आंदोलन का वापस लेना वर्तमान राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने दोस्तों एक असहयोग आंदोलन एक शुरू किया था दोस्तों। गांधी जी ने कब? 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन दोस्तों उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। यह दोस्तों एक अखिल भारतीय आंदोलन था, और ये आंदोलन दोस्तों कई चरणों में चला था। इसके बारे में हम केवल क्वेश्चन पे ही रहेंगे दोस्तों। हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। चलिए, अच्छा, मेन फॉर्मेटिंग पे पहले आते हैं। सबसे पहले भूमिका, ओके। फिर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भूमिका किस चीज की? असहयोग आंदोलन की भूमिका या परिचय। असहयोग आंदोलन का परिचय, जो रफली दोस्तों मोटे मोटे एक कुछ शब्दों में बता देंगे। फिर क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन? वस्तु राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मदद परिचायक न होकर के, अच्छा ठीक है दोस्तों, आंदोलन का वापस लेना, गांधी जी का आंदोलन का वापस लेना, वापस लेने पे दोस्तों क्या होगा? अब देखिए, आलोचना, पहले हम लोग आलोचना बात करेंगे, फिर बचाव करेंगे। आंसर दोस्तों हमें यहां देना है, कहां पे? बचाव पे। यही पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन यही है। लेकिन यहां तक आने के लिए थोड़ा सा हमें ये बात भी करनी पड़ेगी। समझ गए? अगर हमको 200 वर्ड में अगर आंसर करना है, या 250 वर्ड में अगर आंसर करना है, और फाइनली दोस्तों इसमें निष्कर्ष, कंक्लूजन, ओके। तो मेन बॉडी दोस्तों ये है आंसर का। दो आंसर का दोस्तों जो मेन बॉडी है वो आलोचना और बचाव। बचाव भी दोस्तों ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग 250 वर्ड में 30-40 वर्ड दोस्तों यहाँ कंज्यूम करेंगे, 30-40 वर्ड यहाँ कंज्यूम करेंगे, ठीक है। करीब दोस्तों 80 वर्ड हो गए, और बाकी जितने वर्ड हैं वो यहाँ पे हम कंज्यूम करेंगे, ओके। करीब 60 वर्ड हो गए, 180 वर्ड यहाँ कंज्यूम।
क्वेश्चन वाली स्लाइड में जाऊं सृष्टि? ओके। प्रणय तुम कहाँ थे? लीजिए स्लाइड में, तो आप भी जा सकते हो, पढ़िए। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हल्का सा, एक दो पॉइंट मिस प्रिंट है। पढ़ लिया? स्क्रीनशॉट लेना है? सृष्टि? अच्छा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो जाकर के, जहां पे क्लास है ना वहां पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। गांधी जी का असहयोग आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं के और दूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा न पहचाना जा सका। परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आप बताएंगे कि दोस्तों गांधी जी ने देश में कुछ समस्याओं को लेकर के, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन को ध्यान में रख करके 1920 में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय स्तर का एक असहयोग आंदोलन स्थापित किया था। ठीक है, एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो लगभग 2 वर्षों तक अपनी पूरी तीव्रता के साथ चलता रहा, करीब 1.5 वर्षों तक, 2 वर्ष नहीं 1.5 वर्षों तक। लेकिन आंदोलन के कई बार अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटकने के कारण, या दोस्तों उनके उतर जाने के कारण, या हिंसात्मक हो जाने के कारण गांधी जी ने अंततः चौरी चौरा कांड के बाद 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। इतना आपको केवल इसमें भूमिका में बताना है दोस्तों। ओके, इतना जब आपने बता दिया 30-40 वर्ड में, कि आपने एक रफली एक वो 3-4 लाइन में बहुत सीधा सीधा वर्ड में दोस्तों आपने इसके इंट्रोडक्शन को बता दिया। आंसर राइटिंग पे जल्दी ही एक मैं क्लास लेकर के आऊंगा आपकी, बहुत आपको दोस्तों मजा आएगा आंसर राइटिंग में। ओके, कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारी क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ, कुछ क्लासेस अभी स्ट्रेटजी पर बाकी है, उस पर डिस्कशन करूंगा ही, आंसर राइटिंग पर भी डिस्कशन करूंगा। कितने बच्चे आप लोग ऑप्शनल के हैं? इसमें से कोई बच्चा हिस्ट्री ऑप्शनल का है? अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं है। देवर्षि, इस पर हम बात करेंगे कि आपको लेना है कि नहीं, ये आपकी मर्जी पे है। आप पहले कुछ दिन हिस्ट्री पढ़िए, 1-2 महीने आप बाकी सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए, फिर आप अपने इंटरेस्ट पर आप देखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी लिया है ना? हाँ ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ठीक है, आप एंथ्रोपोलॉजी लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट है, जिसमें आपको मजा है वो कीजिए। तो दोस्तों 30-40 वर्ड यहाँ पे, 30-40 वर्ड यहाँ पे खपाएंगे, और मुख्य रूप पे आप आ जाएंगे, आलोचना पे बात करेंगे। दोस्तों जब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस लिया, तो उसके बाद दोस्तों देश में चारों तरफ हड़कंप मच गई। चारों तरफ गांधी जी का विरोध होने लगा। चारों तरफ दोस्तों लोगों ने कहा कि आलोचना करने में सबसे आगे दोस्तों कांग्रेस के कुछ लोग थे, कुछ दोस्तों कांग्रेस के कुछ वामपंथी लोग थे। इन लोगों ने दोस्तों बहुत जम करके आलोचना की। कांग्रेस की आलोचना तो बड़े स्तर पे गांधी जी की हुई। गांधी जी की आलोचना कांग्रेस के बाहर और कांग्रेस के अंदर बड़े स्तर पे हुई। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस, और कल मैंने बताया था आपको, सुभाष चंद्र बोस और कौन थे दोस्तों? एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये दो लोग दोस्तों मुख्य रूप से क्या थे? ये लोग कांग्रेस के गांधी जी के आंदोलन की आलोचना कर रहे थे। उधर दोस्तों वामपंथियों में, वामपंथी लीडर्स में दोस्तों बहुत सारे लीडर्स थे, वामपंथी नेताओं की अपनी एक अलग ही बात थी। उन लोगों ने भी दोस्तों गांधी जी की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब भारत का राष्ट्रीय उत्साह अपने चरम पे था, तब गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेना एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी भूल थी, और गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजादी अपने चरम पे थी, आदर्श स्वराज जो है हमें प्राप्त होने ही जा रहा था, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेकर के एक ऐसी गलती की है दोस्तों, जो एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं।
और गांधी जी सुभाष में दोस्तों इसी के बाद बड़े ही तल्ख रिश्ते शुरू हो गए। काफ़ी दिनों तक दोस्तों फिर ये रिश्ते खराब रहे अंतिम समय तक। वहीं दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि अगर भारत के किसी एक गाँव ने दोस्तों अगर क कश्मीर के एक गाँव ने अगर गलती की है, तो कन्याकुमारी को सज़ा देने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि अगर चौरी चौरा के एक कांड ने अगर गलती की है, गाँव ने गलती की है, गोरखपुर के गाँव ने गलती की है। अ, वो ऐसा है ना कि रिवीज़न की कमी है। ऋषि इसलिए रिवीज़न खूब किया करो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो। तो इसकी पीछे बहुत बड़ा वजह रिवीज़न की कमी है। अच्छे से रिवीज़न कीजिए, बार-बार फ्रेमिंग कीजिए, रिवीज़न कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए और फिर उसको लिखिए, उसको पढ़िए बार-बार। सब याद रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा-सा मेडिटेशन पे ज़ोर दो ऋषु। सभी लोग जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको थोड़ी-सी पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन है, नमाज़ पढ़ने पे ज़ोर दे सकते हो। नमाज़ इज़ आल्सो अ मेडिटेशन। तो नमाज़ पढ़ो, मेडिटेशन करो। आधे घंटे कम से कम मेडिटेशन नहीं, योगा करो, ठीक है? इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों गांधी जी की यहाँ पे आलोचनाएँ हुई, वामपंथी नेताओं ने भी और कांग्रेस ने भी दोस्तों आलोचना की। और काफ़ी दिनों तक दोस्तों इनसे गांधी जी के रिश्ते खराब रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मन से पढ़ो, थोड़ा-सा और डेडिकेशन के साथ पढ़ो। अगर नमाज़ पढ़ते हो तो उसको और डेडिकेशन के साथ पढ़ो। थोड़ा-सा और अपने आप को डूब करके पढ़ो। थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दो, ठीक है ना? जैसे अगर 5 मिनट में पढ़ते हो तो 7 मिनट में पढ़ो, 8 मिनट में पढ़ो। ये बहुत एक बेहतरीन आपके लिए मेडिटेशन हो सकता है। जो लोग पूजा करते हैं वो थोड़ा-सा और डूब करके करें, ठीक है? जो मेडिटेशन या योगा करते हैं उसको और डूब करके करें। इससे आपको दिमागी फ़ायदे, ये दिमाग की एक्सरसाइज़ है। 2 प्रकार की हेल्थ होती है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों दुनिया दूसरी वाली बीमारी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कौन-सी? दिमागी बीमारी की तरफ, ठीक है ना? शारीरिक बीमारी तो थी ही थी, जो वो तो थी वो तो पैरेलल चल रही थी। दुनिया दोस्तों मानसिक बीमारी की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए मानसिक बीमारी का एग्ज़ाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया है। इतना अच्छा खासा हैंडसम पर्सनैलिटी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। दोस्तों बचाव के लिए गांधी जी की अगर हम बचाव पे बात करें, ओके, 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 ठीक है, अभी ठीक हो जाओगे आप लोग। तो दोस्तों अगर गांधी जी के आंदोलन को बचाव पे बात करें, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कही जाती है, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। वापस लिया, क्यों? क्योंकि दोस्तों आंदोलन बार-बार हिंसात्मक हो रहा था। आंदोलन क्या हो रहा था दोस्तों? बार-बार हिंसात्मक हो रहा था। जबकि गांधी जी ये कह रहे थे बार-बार कि अगर आपको स्वराज तब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे? 1 वर्ष में स्वराज आपको तब मिलेगा, जब आप मेरे बताए हुए तरीके से को पालन करेंगे, तरीके का पालन करेंगे, यानी कि सत्य या सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह के माध्यम से आप स्वराज की बात करेंगे, न कि हिंसा के माध्यम से। दोस्तों गांधी जी यहाँ पर एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे और दोस्तों आदर्शवादी भी। गांधी जी दोस्तों मानते थे, अगर आदर्श में बात करें तो दोस्तों गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते थे। साधन और साध्य की पवित्रता, उनका ये कहना था कि अगर हमारा साध्य पवित्र है, यानी कि दोस्तों अगर हमारा स्वराज पवित्र है, तो जो हमारा साधन है, साधन मतलब दोस्तों जो हमारा जो लड़ने का तरीका है, वो भी पवित्र होना चाहिए। वो सत्याग्रह होना चाहिए, ना कि दोस्तों वो हिंसा। तो ये दोस्तों गांधी के विचारों से विपरीत था, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों व्यवहारिक स्तर पे भी गांधी जी जानते थे कि अगर हमने दोस्तों आंदोलन अगर हिंसात्मक हो गया, तो सरकार दोस्तों हमारे एक हिंसा का जवाब 1000 हिंसा से देगी, ठीक है? और दोस्तों एक ही बार में
शुरुआत में ही मूवमेंट जो है क्या होगा दोस्तों, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। फिर हम जनता की भागीदारी बड़े स्तर पे नहीं कर पाएँगे। तो ये एक बड़ी बात थी दोस्तों। हाँ, फिर कभी नहीं हो पाएगा। सरकार अगर एक्शन लेगी, अगर सरकार ने 100-200 लोगों को भी मार दिया ना, तो फिर लोग डर के मारे फिर कभी मेरे किसी भी बुलाने पर या किसी भी अहिंसात्मक आंदोलन में नहीं आएँगे। तो गांधी जी जानते थे कि मेरे पास अंतिम विकल्प जो है वो सत्याग्रह है और अहिंसा है, और ज़रूरी हो गया है कि आंदोलन को वापस लिया जाए। ओके? दूसरी बात दोस्तों, गांधी जी ने ये देखा कि समय के साथ वो ये जानते थे दोस्तों कि जो जन आंदोलन होता है, वो हमेशा एक गति से आगे नहीं बढ़ता, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दोस्तों वो ठहरता है, रुकता है, आराम करता है, नई एनर्जी लेता है, फिर आगे बढ़ता है। किसी के भी दोस्तों जो आम जनता की का जो समर्पण होता है, आम जनता का दोस्तों जो डेडिकेशन होता है ना, जो सैक्रिफाइस होता है, वो दोस्तों लिमिटेड होता है। कोई भी आम जनता दोस्तों ज़्यादा दिनों तक अपनी दुकान, अपनी खेती, अपनी अपनी संपत्ति को छोड़ करके दोस्तों ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। तो गांधी जानते थे कि समय के साथ चीज़ें बदल रही थी, परिस्थितियाँ बदल रही थी, धीरे-धीरे जनता की भागीदारी कम हो रही थी, और ऐसे में दोस्तों क्या हुआ हाँ, कि दोस्तों जो है आंदोलन को वापस लेना ज़रूरी हो गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन के आगे एक बात पूछ रहा है कि इसने कैसे फ्यूचर में बता दिया। देखिए ये रणनीतिक का हिस्सा था। ये आपने क्लियर हो गया कि ये पलायनवादी मनोवृत्ति नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा था। एक बात तो क्लियर हो गया, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं और दूरदर्शी दृष्टिकोणों द्वारा ना पहचाना जा सका। एकदम दोस्तों, गांधी जी की ये चीजें, ये रणनीति, ये जो संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति थी, या दोस्तों जो गांधी जी की अहिंसा की रणनीति थी, ये दोस्तों सक्सेस रही, ये सक्सेसफुल रही। तभी तो आप बताएंगे, जो कि बाद में लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन दोस्तों गांधी जी, भविष्य के आंदोलनों ने ये बात बता दिया कि ये गांधी जी की रणनीति सही थी। कैसे दोस्तों, अगर गांधी जी हिंसा के माध्यम से करते, तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने बड़े स्तर पर शुरू किया, जिसके बाद सरकार ने दोस्तों गांधी जी के साथ समझौता किया, गांधी इरविन समझौता हुआ, या सेकंड गोलमेन सम्मेलन दोस्तों हुआ, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ, जो कि दोस्तों असहयोग आंदोलन से दूने स्तर पे था, जिस डबल पावर से लड़ा गया दोस्तों, डबल शक्ति के साथ लड़ा गया, डबल मुद्दों पे लड़ा गया, डबल फोर्स के साथ लड़ा गया, ऐसा शायद ना हो पाता। ओके? तो दोस्तों गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन लड़ा, इस बात को दिखा दिया कि गांधी की रणनीति ठीक थी। ओके? दूसरी बात दोस्तों, जो गांधी जी ने आगे चल करके हिंसा का तरीका अपनाया था, सॉरी अहिंसा का तरीका अपनाया था, दोस्तों उस अहिंसा से जो हमें आजादी मिली, वो आजादी ज्यादा पवित्र रही कि आज दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्र में से एक है। दोस्तों जिन जिन देशों को हिंसा से आजादी मिली, उन देशों में आजाद देशों में भी दोस्तों क्या अपनी मांग को रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में शांतिपूर्वक दोस्तों सत्ता का हस्तांतरण होता है। भारत में दोस्तों अहिंसात्मक आंदोलनों को सुना जाता है। एक दो नहीं दोस्तों, सैकड़ों ऐसे अहिंसात्मक आंदोलन हुए, जिन्होंने दोस्तों आजाद भारत में सत्ता परिवर्तन करा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो उस समय गांधी जी समझ रहे थे, बाकी लोग उसको नहीं समझ रहे थे। इसलिए दोस्तों गांधी जी की जीत यहां पर सही थी। गांधी जी अपनी जगह पर सही थे। इस तरीके से आप इस बात को आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला है, इसको डिस्कस करेंगे कि हाँ, थर्ड, कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके द्वारा एक दशक पहले शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, और यह आंदोलन इस आंदोलन का स्वरूप
असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था, तुलना कीजिए या व्याख्या कीजिए। क्या यह क्या इस आंदोलन का स्वरूप असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था? व्याख्या कीजिए। यही दोस्तों ये असहयोग और सविनय अवज्ञा में तुलना करा रहे हैं, ठीक है ना? किसमें किसमें? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रश्न ये है कि आप असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में दोस्तों क्या करना है? क्या कराना है दोस्तों? दोनों में तुलना कराना है। ये हुआ 1922 से 1920 से 1922 और ये हुआ दोस्तों 1931 से 1930 से 1934। दोनों दो चरणों में हुआ है दोस्तों। अब हम बहुत सारी बातों पे बात करेंगे दोस्तों, समानता असमानता पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये सब बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं, ठीक है? समानता और असमानता पे बात करेंगे, दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है। दोस्तों देश की जो राजनीति है ना 1920-22 के दौरान कुछ और थी और दोस्तों 1930-31 तक राजनीति कुछ और हो गई। दोनों दोस्तों लड़ाई अलग अलग परिस्थितियों में लड़ी गई, अलग अलग परिस्थितियों में लड़ी गई थी दोस्तों। यहाँ 1919 के बाद मांग की जा रही थी दोस्तों। इस वक्त तक ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिस्थितियों में कैसे बात करें, लक्ष्य पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर गांधी का लक्ष्य स्वराज था दोस्तों। जो लड़ाई लड़ी गई लक्ष्य क्या था? स्वराज। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। लक्ष्य गांधी का स्वराज दोस्तों अस्पष्ट था, क्लियर नहीं था। गांधी ने जानबूझ के दोस्तों स्वराज को अस्पष्ट रखा था, क्योंकि दोस्तों गांधी जी वर्ग सहयोग में विश्वास करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि स्वराज के मुद्दे पर एक बार पुनः नरमपंथी और गर्मपंथी अलग अलग हो जाए। नरमपंथी और गर्मपंथी जो है वो टूट करके अलग हो जाए और कांग्रेस में विभाजन हो जाए। इसलिए दोस्तों जानबूझ के गांधी जी ने स्वराज के शब्द को अपरिभाषित रखा और दुनिया से दोस्तों छुपा करके रखा। छुपा करके मतलब उसकी परिभाषा को बताया नहीं कि वो क्या चाहते हैं। कॉफी दे दो। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो असहयोग आंदोलन, हाँ सॉरी दोस्तों, तो इसका लक्ष्य क्या था? स्वराज। अस्पष्ट था दोस्तों स्वराज। लेकिन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था पूर्ण स्वराज। है ना लक्ष्य? बताइए, है ना चेंज? आप लोगों को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोस्तों लक्ष्य ही पूर्ण स्वराज पे लड़ा जा रहा था, पूरी आजादी के लिए लड़ा जा रहा था। तो देखिए दोनों के लक्ष्य में अंतर आ गया, दोनों के उद्देश्यों में अंतर आ गया, ठीक है ना? देखिए दोस्तों दोनों के कार्यक्रमों में अंतर है। देखिए पहले से कितना जुझारू, दोनों के कार्यक्रमों में अंतर है दोस्तों। यहां कहा गया था कि यहां पे कहा गया था कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। हाँ पहले दोस्तों दोनों के नाम में अंतर देख रहे हैं, नाम में ही जो सैद्धांतिक नाम है दोस्तों उन्हीं में बहुत अंतर। एक में कहता है कि सरकार के साथ हम असहयोग करेंगे, सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। सरकार रहेगी लेकिन हम उसके ऊपर सहयोग नहीं करेंगे उसके साथ। सरकार है लेकिन हम उससे सहयोग नहीं करेंगे। और दोस्तों यहां वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ सविनय, सरकार के चीजों का अवज्ञा करेंगे, नाफरमानी करेंगे, सरकार की नाफरमानी करेंगे, सरकार के कानून की नाफरमानी करेंगे, सरकार के करों की नाफरमानी करेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर सरकार के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क लगाया गया, सरकार के एग्जिस्टेंस पे ही दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। है ना डिफरेंस दोनों में? एक में सरकार है हम असहयोग नहीं करेंगे, एक में सरकार नहीं रहेगी, सरकार का हम कानून नहीं मानेंगे। दोस्तों सरकार का मतलब ही तो कानून होता है। बोलिए सरकार का क्या मतलब होता है? कानून। और उन्होंने क्या कहा कि हम कानून नहीं मानेंगे। इसका मतलब दोस्तों इन्होंने सरकार के एग्जिस्टेंस पर ही क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, दोनों पहले से ज्यादा जुझारू आंदोलन है दोस्तों सविनय अवज्ञा में। और देखिए लक्ष्य में मैंने बताया दोस्तों यहां पर स्वराज अस्पष्ट है, यहां पे दोस्तों पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज के लक्ष्य पे ही दोस्तों यानी कि पूरी आजादी की मांग की गई थी। यहाँ पे पूरी आजादी की मांग नहीं, स्वराज शब्द मांगा गया था। और अंतर दोस्तों देखते हैं, कार्यक्रम के आधार पर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कार्यक्रम में बहिष्कार और स्वदेशी की बात कही गई थी। बहिष्कार और स्वदेशी की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि हम लोग कर नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कर न देने का आंदोलन, नो टैक्सेशन, फ्यूचर के लिए उन्होंने सेव रखा था। नो टैक्सेशन उन्होंने कहा था कि फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा, सेव रहेगा। जब मुझे समझ में आएगा, जब मैं बोलूंगा तब आप लोग नहीं देंगे। यहाँ पे दोस्तों गांधी जी ने डे वन से कह रखा है कि बहिष्कार और स्वदेशी तो है ही, कुछ बातें तो हैं ही हैं, बहिष्कार और स्वदेशी। लेकिन दोस्तों इसमें पहले ही दिन से गांधी ने कह रखा है कि हमें नो टैक्सेशन करना है, हमें टैक्स नहीं देना है। डे वन से गांधी जी ने कहा है कि आपको सरकार को टैक्स आप मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है ऐसी सरकार जो आपके जनता के कल्याण के लिए काम ना करे। पहले ही दिन से दोस्तों, फर्स्ट डे से उन्होंने नो टैक्सेशन की बात की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शराब और नशे की दुकानों पर जो धरना देने की बात थी, शराब और जो नशे की दुकानों पर धरना की बात दोस्तों नहीं थी, शामिल नहीं थी, मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था। मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं था दोस्तों, यहाँ पे ये मूल कार्यक्रम में शामिल था। ठीक है ना, अंतर दिख रहा है आप लोगों को? और देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों प्रसार के आधार पे इसके फैलाव के बारे में बात करते हैं। इसके प्रसार या इसके विस्तार पे बात करते हैं दोस्तों। और इन दोनों पे बात करेंगे, किसके बारे में? असहयोग के बारे में, और दोस्तों सविनय अवज्ञा के बारे में। दोस्तों अगर हम असहयोग के फैलाव और प्रस्ताव के विस्तार के बारे में बात करें, तो दोस्तों इनका जो असहयोग का जो फैलाव है वो सीमित दायरे में है। तुलनात्मक रूप से क्या है? सीमित दायरे, सीमित क्षेत्र में दोस्तों फैलाव। किसकी तुलना में? सविनय अवज्ञा के। दोस्तों सविनय अवज्ञा का आंदोलन का फैलाव उत्तर में दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत में पेशावर, कश्मीर तक देखा गया, सॉरी, पेशावर पाकिस्तान तक देखा गया, जहां दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे। कौन कौन चला रहे थे लाल कुर्ती आंदोलन? एक मिनट, मेरा टेलीग्राम चाहिए आपको। ये है टेलीग्राम। पेशावर में कौन चला रहे थे लाल रेड शर्ट मूवमेंट? दोस्तों पेशावर में रेड शर्ट मूवमेंट चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में कौन चला रहा था? जदोनांग और दोस्तों रानी गैडिनेलियो। मणिपुर में रानी गैडिनेलियो। साउथ में दोस्तों सी राजगोपालाचारी। केरल में दोस्तों के केलप्पन। गुजरात में दोस्तों खुद गांधी जी। बंगाल में और दोस्तों कई सारे लीडर्स थे। तो जितने बड़े क्षेत्र पे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उतने बड़े क्षेत्र पे दोस्तों असहयोग आंदोलन नहीं है। ठीक है, जितने बड़े स्तर पे दोस्तों 1 लाख पहले दौर में 90,000 लोगों ने दोस्तों गिरफ्तारी दी, बाद में 1,20,000 लोगों ने दोस्तों गिरफ्तारी दी। ठीक है ना, 1.20 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी। यहां दोस्तों उस स्तर तक गिरफ्तारी देखने को नहीं मिलती। भागीदारी बड़े स्तर पे है दोस्तों, जनता की जो भागीदारी है, समझ में आ रही बात? जो जनता की भागीदारी है वो काफी बड़े स्तर पे है दोस्तों, उसका महत्व भी काफी बड़े स्तर पे है। असहयोग के बाद दोस्तों गांधी जी गिरफ्तार हुए।
और दोस्तों सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। जहां दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ, जहां पे दोस्तों सरकार और कांग्रेस एक बराबरी पे बैठ के बात कर रही थी। कांग्रेस का कद में वृद्धि हुई दोस्तों, कांग्रेस के कद में क्या हुई, वृद्धि हुई। ओके। इसके बाद दोस्तों स्वराज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत क्लियर नहीं था दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके बाद बहुत सारी मांगे सरकार की मान ली गई, सॉरी कांग्रेस की मांगे मान ली गई। इसी असहयोग के बाद दोस्तों 1905 सॉरी सविनय आंदोलन के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसने दोस्तों उत्तरदायी सरकार स्थापित किया, उत्तरदायी सरकार स्थापित किया। ये है दोस्तों अंतर दोनों में। समझ पाए आप लोग अंतर? लिख पाएंगे अंतर आप लोग? ये दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये शानदार क्वेश्चन है, जहां पे दो मूवमेंट में गांधी जी के आंदोलन में अंतर कराए जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये मैंने बता दिया आपको। निष्कर्ष दे दीजिएगा। इस प्रकार देखा जाता है कि यही क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है, दे दें कि ये कि इस प्रकार ये आंदोलन का स्वरूप असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था। सिद्ध होता है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था। हो गया अंतर। तो दोस्तों ये था चक्रव्यूह आज का, जो चक्रव्यूह जो है वो तोड़ा गया है। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, या कुछ भी आपसे बात करनी हो, हमसे बात करनी हो, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम बचा हुआ है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हो इतिहास में, तो आप पूछ सकते हैं। सृष्टि आप कहाँ से हैं? ओके, चित्रकूट से। हिना है अभी क्लास में? हिना चंदेरिया फ्रॉम ग्वालियर। वो चली गई, थक गया, बच्चे सो जाते हैं बहुत सारे। कुछ पूछना है आपको, आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते 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 इतना मजा आता है उनको कि वो सो जाते। निधि आप कहाँ से रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? सभी के साथ आती है। अच्छा निधि, तुम ग्वालियर के हो? क्या बात है। हिना चंदेरिया भी ग्वालियर की ही है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हिना भी वहीं की है, और ग्वालियर में मैंने पढ़ाया है। ग्वालियर की मैंने 1-2 जगह क्लासेस ली थी बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले। वहाँ मैंने कम से कम 400 के भीड़ को बच्चों को पढ़ाया। तुम शायद मुझे पढ़ चुकी हो क्या निधि? क्या मेरी स्टूडेंट पहले रही हो? ओके। हाँ, रेशो मैं समझ सकता हूँ बात को। चलिए, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई डाउट है? मनीषा सिंह जॉइन करी हैं क्लास में, उन्होंने जॉइन किया अभी। कहाँ से हैं मनीषा आप? हाँ हाँ, नोट्स का सारा पीडीएफ मिलेगा। जो सुबह क्लास चल रही है 9 to 11, उसका सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। देखिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। सारे नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, सारी डिटेल मिलेगी आपको। लेकिन टीचर के साथ लिखते रहने की आदत डालिए। अगर आपने टीचर के साथ लिखना सीख गए ना, टीचर की बातों को अगर नोट डाउन करना सीख गए,
तो समझ लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। टीचर जितना भी ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर उतारते हैं, जितनी भी बातें दोस्तों यहाँ पर उतारते हैं, उन सारी चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नहीं, अब नहीं पढ़ाता मैंने दी, अब मैं कहीं नहीं, केवल मैं अब ये मान के चलें कि एक दो ऑफलाइन के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कह सकते हैं कि दृष्टि आईएएस वगैरह में, और अनअकैडमी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ। मनीषा सिंह फरीदाबाद से। ओके मनीषा, क्या आपने पीसेस की जो आपने ज्वाइन किया हुआ है? तो आप लोग देखिए, मैंने बताया कि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसंट्रेट होकर के। इसके अलावा जो बोर्ड पर टीचर लिखे उसको आपको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मनीषा आप मेरी रेगुलर क्लास में आइए। अ, आप आते हो मेरे रेगुलर क्लास में, यूपी पीसीएस की क्लास में? जो मेरी यूपी पीसीएस की क्लास चल रही है 4 टू 6, 4:30 टू 6, आप वो जो मॉडर्न डे की क्लास उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है? मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है? यूपी पीसीएस का सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों ने ले रखा है, बाकी सभी के लिए नहीं है, यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए। तो सभी ना जुड़े, केवल जो यूपी पीसीएस का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वो जुड़े। तो मैंने बताया कि आपको लेक्चर को कंसंट्रेट करना है, लेक्चर को नोट डाउन करना है यहाँ पे अपने बोर्ड पर जो मैंने उतारा हुआ है। ओके, इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज में टीचर के लेक्चर को नोट डाउन करना है। टीचर जो बोर्ड पर उतारते हैं उन्हें नोट डाउन तो करना ही है, अपनी लैंग्वेज में। देखिए कई लेवल हो गया ना, कई प्रोसेस हो गए। पहला, लेक्चर को कंसंट्रेट होकर के सुनना है, पहली बात, टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, लेक्चर के टीचर के बोर्ड पर उतारी गई सारी चीजों को अपनी कॉपी में उतारना है। ये टास्क नंबर 2 एंड टास्क नंबर 3 क्या है? ये तीनों पैरेलल चलेगा, 1 2 3 तीनों साथ साथ चलेगा। 1 सुन रहे हैं, उतार रहे हैं टीचर के साथ साथ, और तीसरा, टीचर की बहुत सारी और भी जो बातें हैं लेक्चर की, जो टीचर बोलते रहते हैं लिखते नहीं, उसको भी आप उतार रहे हैं अपने लैंग्वेज में। ये तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। जब ये काम हो जाए, देन इसके बाद आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है ना? बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार, एक बार नहीं कई बार रिवाइज करना है। और जब कई बार आपका रिवीजन हो जाए, तो फाइनली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स लिखना है। उसमें भी दोस्तों जो आंसर्स भी कई चरणों में लिखेंगे आप लोग। पहले चरण में आपको विदाउट टाइम लिमिट में लिखना है, और उसके बाद वाले टाइम में दोस्तों आपको टाइम लिमिट में लिखना है। ये सब एक प्रोसेस है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग विदा लेते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं दोस्तों रात में। अभी क्लास है मेरी यूपीएससी कैटेगरी में, 8 से 10 मेरी क्लास है, उसमें हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, आप लोग ख्याल रखिए। ओके, और आज आपकी क्लासेस नहीं है पीसीएस वालों की, जानबूझ के मैंने क्लासेस दो रख के रीशेड्यूल की थी। वालेकुम सलाम रेशु। और कल मिलेंगे दोस्तों, हमारी क्लास जो होगी पीसीएस वालों की 4:30 पे, कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ऑल द बेस्ट, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए।